एनालिटिकल रीजनिंग एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। आपके टेस्ट में इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज़्यादा होते हैं। अक्सर तलबा इसको बहुत मुश्किल समझते हैं और वो शिकायत करते हैं कि इनको हल करना भी मुश्किल है और इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन दर हकीकत ये एक आसान सेक्शन है, क्योंकि ना तो इसमें कोई सब्जेक्ट होता है और ना कोई स्पेशल बहुत ज़्यादा टेक्निक्स है। अगर आप इसको मैथ से कंपेयर करें तो मैथ का सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी ज़्यादा हैं और उनको लर्न करने में और प्रैक्टिस करने में ज़्यादा टाइम लगता है। एनालिटिकल रीजनिंग का सेक्शन जल्दी समझ आ जाता है अगर आप इसको स्टैंडर्ड तरीके से तैयार करें, प्रॉपर तरीके से तैयार करें और जो इसके हिडन कंसेप्ट्स हैं, लॉजिक्स हैं, उनको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लें तो ये सेक्शन जल्द ही तैयार हो जाता है और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आप टेस्ट में सही करके आते हैं दूसरे क्वेश्चंस के मुकाबले में ज़्यादा होते हैं। बल्कि अगर बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लिया जाए तो इसमें 100% स्कोर करना भी पॉसिबल है। बल्कि बहुत से लोग इसमें बहुत अच्छा स्कोर करते हैं जिनको इनकी इन डेप्थ लॉजिक समझ आ जाती है। तो उसके बाद ये बहुत आसान सेक्शन है। अब इस वीडियो के अंदर यही चीज़ें डिस्कस की गई हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, किस टाइप की स्टेटमेंट्स का क्या मतलब होता है और उसके लिए इसमें हर टॉपिक के साथ एग्जाम्पल्स मौजूद हैं ताकि आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन भी समझ आए, स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करना भी आसान हो और आप इस सेक्शन में बेहतर परफॉर्म कर सकें। तो अब देखते हैं कि एनालिटिकल रीजनिंग के सेक्शन के पार्ट्स क्या हैं। एक सेट ऑफ क्वेश्चन होता है जिसके लिए एक पैराग्राफ दिया जाता है। बेसिकली इसके दो मेजर पार्ट्स तो ये हैं, 1 और 2। पहला क्या है कि इसमें लिस्ट ऑफ आइटम्स होती हैं, वेरिएबल्स होते हैं, पर्सन्स भी हो सकते हैं, प्लेसेस भी हो सकती हैं, जनरल आइटम्स भी हो सकते हैं जिनकी या तो आपने अरेंजमेंट करनी है या ग्रुपिंग करनी है या किसी सीक्वेंस में अरेंज करना है। और दूसरी चीज होती है लिस्ट ऑफ रूल्स और कंडीशन कि ये जो अरेंजमेंट आपने करनी है या ग्रुपिंग करनी है वो किन कंडीशंस के तहत करनी है। तो वो सेट ऑफ कंडीशंस भी आपको मिलता है और इसमें हर पैसेज के साथ एसोसिएटेड 3 to 7 क्वेश्चन होते हैं। कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। बाज़ औक़ात एक पैराग्राफ के साथ या एक सेट ऑफ कंडीशन के साथ एक क्वेश्चन एसोसिएटेड होता है, बाज़ औक़ात ज्यादा भी होते हैं। और इसके लिए ऑप्शन भी नॉर्मली 5 होते हैं लेकिन 4 भी होते हैं, यानी कि 4 to 5 ऑप्शन क्वेश्चन होते हैं ये। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पैसेज में कोई टॉपिक नहीं है, यानी कि ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। इसको हर सब्जेक्ट का स्टूडेंट आसानी से कर सकता है क्योंकि इसमें कोई सब्जेक्ट इन्वॉल्व नहीं होगा कि कोई मैथ इसमें इस्तेमाल हो रहा है या फिजिक्स इस्तेमाल हो रही है या सोशल साइंसेज का कोई सब्जेक्ट है। नो, इसमें जो क्वेश्चन भी होता है वो जनरल लाइफ का होता है। मसलन आपने सीटिंग अरेंजमेंट करनी है कि 5 लोगों को बिठाना है किसी रूल्स के तहत, तो इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है। आपने 3 3 के ग्रुप बनाने हैं, 3 3 पर्सन की टीम्स बनानी है, तो इसमें कोई सब्जेक्ट इन्वॉल्व नहीं है। तो इसलिए ये किसी सब्जेक्ट से एसोसिएटेड नहीं होता। इसको हर सब्जेक्ट का स्टूडेंट बआसानी समझ सकता है, कर सकता है। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल का बिल्कुल शुरू में देने का मकसद ये है कि आप समझ लें कि ये क्वेश्चन किस तरह के होते हैं। फिर हम इनकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद स्टेटमेंट्स के, पर्टिकुलर स्टेटमेंट के क्या मीनिंग होते हैं, उनके साथ एग्जाम्पल एसोसिएटेड हैं, वो तमाम आप वीडियो में देखेंगे। और लास्ट में जाकर आप वेरी इजी टू डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखें कि एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन में स्ट्रक्चर क्या होता है। पहले उसने एक सिनेरियो क्रिएट किया कि कोई चीज हो रही है, कोई इवेंट हो रहा है, कोई फंक्शन हो रहा है, उसके बारे में वो डिस्क्राइब करेगा। इसमें कोई ऐसी चीजें नहीं दी जाती कि आपको समझ ही ना आए। मसलन म्यूजिकल चेयर आ सकती है। अब म्यूजिकल चेयर लोगों को पता है कि वो म्यूजिक, और फिर उसके बाद लोगों ने बैठना होता है चेयर्स पर, तो उसके रूल दे देगा। तो फुटबॉल की गेम है, प्लेसमेंट है कि लोगों को अरेंज करना है, होटल्स के रूम है कि कौन सा पर्सन किस कमरे में ठहरेगा। तो एक जनरल चीज होती है, ऐसी कोई चीज नहीं आती कि जिसको आप समझ ही ना सकें कि ये हो क्या रहा है। फिर उसके बाद ये सेट ऑफ कंडीशन है। बाज़ औक़ात ये एक सेट ऑफ कंडीशन पैराग्राफ की शक्ल में होती हैं, बाज़ औक़ात नंबरिंग की शक्ल में है। फिर ये क्वेश्चन स्टेम है और ये इस क्वेश्चन के ऑप्शन है। ये जो पिंक कलर टेक्स्ट है वो क्वेश्चन है और ये उस क्वेश्चन के ऑप्शन है। तो देखें ये जो सेट है ये क्वेश्चन का एक पूरा सेट होता है।
इससे मुतालिक 3, 4, बाद का 7 तक क्वेश्चन होते हैं, जो कि एक क्वेश्चन ये है। इस तरह से और क्वेश्चन भी इसके साथ एसोसिएटेड हो सकते हैं। यहां पर इस एग्जाम्पल में सिर्फ एक क्वेश्चन बताया गया है। और ये भी जहन में रहे कि ये एक्चुअल पेपर में कलर्स नहीं होते, ये कलर सिर्फ स्क्रीन पर, ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सकें मुख्तलिफ चीज़ों को, इसलिए डिफरेंट कलर में टेक्स्ट दिया गया है। एक्चुअल पेपर में तो आप जानते हैं कि वाइट पेपर पर ब्लैक लिखा हुआ होता है, तो इसलिए ये कलर सिर्फ डिफ्रेंसिएशन के लिए है कि आप आसानी से देख सकें कि चीज़ें अलग-अलग किस तरह से हैं। अब क्वेश्चन को देखें। 6 फ्लावर्स आर प्लांटेड इन अ सीजन, वन आफ्टर द अदर। द ऑर्डर क्या है जी? द बिगोनिया, ये टाइप ऑफ प्लांट है, फ्लावर का नेम है। कार्नेशंस, डेजीज, रोजेज, सनफ्लावर्स एंड ट्यूलिप्स आर प्लांटेड इन डिटरमिन्ड बाय द फॉलोइंग रूल। अब पहला रूल क्या है? डेजीज आर प्लांटेड फर्स्ट और लास्ट। अब आप पहले नंबर पर या लास्ट पर डेजीज आएंगे। रोज, रोजेज आर, रूल नंबर 2 है, रोजेज आर प्लांटेड बिफोर द कार्नेशन, यानी कि रोज पहले आएगा और कार्नेशन बाद में। अब देखें कि बाद में लिखा हुआ है, इमीडिएटली बाद में नहीं लिखा हुआ, एडजेसेंट नहीं लिखा हुआ, उसके बाद आना है। इसका मतलब है दरमियान में कोई और प्लांट भी आ सकता है। सिर्फ रूल क्या है कि आर पहले होगा तरतीब के लिहाज से और सी उसके बाद किसी भी पोजीशन पर होगा। मसलन अगर आर 2 नंबर पर है तो सी 3 पर भी हो सकता है, 4 पे भी हो सकता है, 5 पे भी हो सकता है, और दरमियान में कोई और प्लांट भी आ सकते हैं। फिर रूल नंबर 3 है, दिस सनफ्लावर्स आर प्लांटेड इमीडिएटली बिफोर द रोजेस, यानी कि अब रोजेस से पहले सनफ्लावर होगा, इमीडिएटली बिफोर। तो देखें यहां पर इसके दरमियान में कोई नहीं आएगा क्योंकि ये इमीडिएटली बिफोर लिखा हुआ है। फिर रूल नंबर 4 है, ट्यूलिप्स आर वन ऑफ द फर्स्ट 3 फ्लावर्स टू बी प्लांटेड। तरतीब के लिहाज से पहले 3 में ट्यूलिप का होना जरूरी है। ये थी कंडीशन। कंडीशंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंडीशन गलत समझेंगे तो समझ लें कि आपका क्वेश्चन सारे गलत हो गए, क्योंकि जितने सेट से भी वो रूल, जिस रूल को आपने गलत समझा, तो जिस क्वेश्चन में भी वो रूल इस्तेमाल होगा वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। इसलिए रूल्स या कंडीशन को ही अंडरस्टैंड करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको सक्सेस दिलाएगी इस सेक्शन में। अब क्वेश्चन को देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्टेबल ऑर्डर ऑफ द फ्लावर्स प्लांटेड। जो फ्लावर लगाए जा रहे हैं उनका एक ऑर्डर दिया है कि देखें रूल्स के मुताबिक इनमें से कौन सी तरतीब या कौन सा सेट सही है। अब सीधा सा तरीका है इसका, इसको चेक कर लें। तमाम जो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन वगैरह हैं, इनको आप रूल्स के मुताबिक चेक कर लें। तो देखें ए ऑप्शन को देखते हैं। पहले इसमें ट्यूलिप आया। कंडीशन नंबर 4 हमें क्या बता रही है कि पहले 3 में ट्यूलिप का होना जरूरी है, इसका मतलब है ये सही है। उसके बाद बिगोनिया, बिगोनिया का कोई रूल नहीं है, इसलिए आप इसे फिलहाल इग्नोर करें। फिर है डेजीज, डेजीज का है फर्स्ट और लास्ट पे आना चाहिए था, लेकिन डेजीज दरमियान में आ गए, इसे लास्ट पे होना चाहिए था, इसलिए ये गलत है। इस पोजीशन पे डेजी नहीं आ सकता, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। फिर बी ऑप्शन को देखें। सबसे पहले डेजीज, यस, फर्स्ट और लास्ट पे ही आना था इसने, ये सही है। सनफ्लावर बिल्कुल सही है, सनफ्लावर आ सकता है। उसके फौरन बाद रोजेस, यस, कंडीशन नंबर 3। ये कार्नेशन उसके बाद है, यस, बाद में है। लेकिन ट्यूलिप, ट्यूलिप की क्या कंडीशन है? वन ऑफ द फर्स्ट 3 फ्लावर, पहले 3 में होना चाहिए था, ये गलत है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब सी ऑप्शन को देखें। डेजीज पहले आया, यस, ट्रू है। ट्यूलिप पहले 3 में आ गया, बिल्कुल सही है। बिगोनिया को इग्नोर करें। सनफ्लावर के बाद रोजेस, बिल्कुल सही है, और फिर कार्नेशन, यस, ये सारी लिस्ट सही है, ये इसका आंसर बन रहा है। फिर डी को भी चेक कर लेते हैं। डेजीज सही है, ट्यूलिप सही है, लेकिन रोजेस से पहले कार्नेशन नहीं आ सकता, ये गलत है। फिर ई ऑप्शन को देखें, ट्यूलिप सही, पहले 3 में होना चाहिए, लेकिन डेजीज इसमें फर्स्ट या लास्ट में होना था, लास्ट में आ गया, ठीक है। सनफ्लावर के फौरन बाद रोजेज होना चाहिए था, नहीं है, ये गलत है, इसलिए ये भी गलत। अब करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी।
अब इसमें देखें कि टाइप ऑफ क्वेश्चन, जनरली इसमें 6 टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको नजर आएंगे। ब्रॉडर ये ग्रुप है कि इस टाइप के क्वेश्चन जनरली होते हैं। वैसे इसके अलावा भी कोई टाइप बन सकती है, लेकिन जनरली यही कुछ क्वेश्चन होते हैं इसमें। सीक्वेंसिंग क्वेश्चन, जिसमें सीक्वेंशली चीजों को अरेंज किया जाता है। ग्रुपिंग क्वेश्चन, जिनमें ग्रुप्स बनाए जाते हैं, कोई सेट ऑफ वेरिएबल्स दिया जाता है, पर्सन हैं, प्लेसेस हैं, आइटम्स हैं, तो इसमें ग्रुप्स बनाए जाते हैं बेस्ड ऑन द कंडीशंस। फिर मैचिंग क्वेश्चन, मैचिंग क्वेश्चन में इन दोनों ही के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उनको मैच कराया जा रहा होता है। जैसे दो ग्रुप्स बने हैं तो किसी रूल्स के तहत देखा जाता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। फिर हाइब्रिड क्वेश्चन में ये तीनों टाइप के क्वेश्चन मिक्स होकर आ रहे होते हैं, दो टाइप या तीनों या कोई से दो। फिर है फ्लो क्वेश्चन। फ्लो क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जिसमें चीजें मूव करती हैं, कि एक पर्सन से चीज निकलकर दूसरे पर जा रही है। जैसे कि आप बॉल किसको देंगे, ए से बी को, बी से डी को, डी ने ई को, इस तरह से जो क्वेश्चन होते हैं वो फ्लो क्वेश्चन हैं। फिर सर्कुलर ऑर्डरिंग, सर्कुलर ऑर्डरिंग सीक्वेंसिंग क्वेश्चन ही होते हैं, लेकिन इसमें सर्कल में अरेंजमेंट की जाती है, कि चीजें इस तरह से बिठाई जाती हैं तरतीब के साथ सर्कल में, जबकि सीक्वेंसिंग के अंदर एक लाइन में अरेंजमेंट की जाती है। तो हम बारी बारी इनकी एग्जांपल्स देखते हैं कि ये किस तरह के क्वेश्चन होते हैं इसमें। सबसे पहले आता है सीक्वेंसिंग क्वेश्चन। सीरीज ऑफ वेरिएबल्स लाइक इवेंट्स, पीपल, ऑब्जेक्ट्स इन स्पेसिफिक ऑर्डर में एक लाइन में अरेंज किए जाते हैं। इसमें लीनियर ऑर्डर भी होता है, हायरार्किकल ऑर्डर भी हो सकता है, कि ये उससे पहले, ये उसके बाद, ये उससे सीनियर, ये उससे जूनियर, इस तरतीब से। या फिर रैंक्स भी आते हैं, टॉप पोजीशन, सेकंड, थर्ड पोजीशन, ये सारे ये सीक्वेंसिंग में आते हैं। फिर सीक्वेंशियल अरेंजमेंट वेयर द पोजीशन ऑफ ईच एलिमेंट रिलेटिव टू अदर, कि अगर ए थर्ड पोजीशन पे है तो बी कहाँ होगा, वो भी इसी में शामिल है। अब हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। In a cooking competition, 6 chefs A, B, C, D, E and F are to present their dishes one after the other. अब देखें 6 शेफ हैं, उन्होंने अपनी डिशेस प्रेजेंट करनी है, और किस तरह से प्रेजेंट करनी है, इन 3 कंडीशंस की बुनियाद पर, कि पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा, ये कंडीशंस फॉलो करनी है। तो पहली कंडीशन क्या है, ए मस्ट प्रेजेंट बिफोर बी एंड सी, यानी कि ए के बाद बी एंड सी आएंगे। अब यहां पर इस कंडीशन का क्या मतलब है, कि ए के फौरन बाद बी और सी के अलावा कोई आ सकता है, लेकिन बी या सी में से ए से पहले कोई नहीं आ सकता। ये किसी भी पोजीशन पर आ सकते हैं, इसमें सी पहले आ सकता है, बी बाद में आ सकता है, बी पहले या सी बाद में आ सकता है, या इनके दरमियान में भी कोई आ सकता है। इसी तरह बी और सी के दरमियान में भी कोई आ सकता है। अच्छा, फिर देखें कंडीशन नंबर 2, सी प्रेजेंट समटाइम्स बिफोर एफ, तो सी पहले आएगा और फिर एफ, अगेन दरमियान में कोई और भी आ सकता है क्योंकि इमीडिएटली नहीं है। कंडीशन नंबर 3, डी मस्ट प्रेजेंट इमीडिएटली आफ्टर ई, तो ई पहले आएगा और डी ई के फौरन बाद, ई के फौरन बाद डी आएगा। अब इनके दरमियान कोई नहीं आएगा क्योंकि यहां पर इमीडिएटली आ रहा है। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या है, इफ ई इज द थर्ड शेफ। ओके, तो पहले तो आप 6 पोजीशंस लिख लें। अब उसने कहा कि ई इज द थर्ड, ये ई आ गया, तो फौरी तौर पर कंडीशंस में देखें कि ई के साथ किसी की कंडीशन है, तो ई के साथ कंडीशन है ये रहा। देखें कंडीशन नंबर 3, डी मस्ट प्रेजेंट इमीडिएटली आफ्टर ई, ई के फौरन बाद डी आएगा, ये वाली कंडीशन। अब ये यहां पर आ गए। अब हमारे पास ये 2 कंडीशन भी हैं, तो आप देखें कि ए के फौरन बाद बी और सी ने आना है, तो ए को या तो मैं यहां रख सकता हूं और बी और सी यहां रखने आप, और एफ को इधर रख लें। एक पॉसिबिलिटी तो ये है। देखें तो आप देखें कि यहां ये वाली कंडीशन वायलेट हो गई है,
एफ को लाजमी तौर पर सेकंड साइड पे जाना होगा। तो एक्चुअल क्या सिचुएशन होगी कि आप कह सकते हैं कि यहां पर ए को रखें और यहां आप बी में से या सी में से कोई रखें और ये ई डी और इधर आप रखें सी और एफ। अब कंडीशंस पूरी होती हैं। आप बी और सी को चेंज कर सकते हैं, यानी कि नेक्स्ट आपके पास ये भी बने, ये करेक्ट है, ये करेक्ट नहीं है, ये ई डी और अब यहां आप बी रख लें और यहां एफ। देखें ए के बाद बी और सी दोनों आ गए, सी के बाद एफ आ गया, तो ये दो पॉसिबिलिटीज हैं। अब आप इसे ऑप्शंस को देखते हैं कि इनमें से कौन सा हमारा आंसर दे सकेगा। पूछा क्या गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। कौन सा ट्रू है, मस्ट बी यानी कि लाजमी तौर पर। कंडीशंस में से जो रूल के तहत आंसर बनेगा वो मस्ट होगा। तो देखें ए इज द सेकंड शेफ, नो, ए सेकंड पे आ ही नहीं रहा। इन आइदर केस ए पहले नंबर पर आता है, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। बी इज द सिक्स्थ, बी तो 6 पर जा ही नहीं रहा यहां पर। देखें अलबत्ता जा सकता है, इस केस के अंदर इसको हम इधर कर दें या इधर कर दें, ये हो सकता है, लेकिन ये मस्ट नहीं है। ये देखिए 5वें नंबर पर भी आ रहा है, दूसरे नंबर पर भी आ सकता है और 6 पर भी जा सकता है, लेकिन हमने बताना है मस्ट, ये तो ऑप्शनल है, इसलिए ये भी गलत हो गया। सी ऑप्शन है, डी इज द फोर्थ शेफ। यस, अब आप देखें कि ये वाली कंडीशन तो लाजमी कंडीशन है, डी मस्ट प्रेजेंट इमीडिएटली आफ्टर ई के फौरन बाद डी आना है। तो अगर ई थर्ड पोजीशन पे है तो डी तो लाजमी तौर पे 4 पर आएगा और यही मस्ट है, ये मस्ट है क्योंकि डी ने ई के फौरन बाद आना है और क्वेश्चन के मुताबिक ई थर्ड पर है तो फोर्थ पर डी होगा। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, क्योंकि एफ प्रेजेंट बिफोर सी ये पॉसिबल ही नहीं है कंडीशन नंबर 2 के मुताबिक, इसलिए ये तो वैसे ही गलत है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ग्रुपिंग क्वेश्चन। अब यहां पर अकॉर्डिंग टू रूल्स कुछ ग्रुप्स बनेंगे। देखें किस तरह से, मिस्टर कामरान इज ऑर्गेनाइजिंग ए डिबेट टीम from 6 students A, B, C, D, E and F. The team will be split into 2 groups, speakers and researchers. 2 ग्रुप बनाने हैं, स्पीकर्स के और रिसर्चर्स के। कंडीशन क्या है, A, if A is speaker then B also a speaker. If A speaker then B also speaker. Condition number 2, C and D cannot be in the same group. C और D इकट्ठे नहीं हो सकते। प्लस का साइन देकर दायरा कर दें तो ये नॉट के मीनिंग में हम ले लेते हैं। C और D एक ग्रुप में नहीं आ सकते, यानी कि ये इकट्ठे नहीं हो सकते। E मस्ट बी ए रिसर्चर, E जो है वो रिसर्चर ही रहेगा। फिर F कैन नॉट बी ए स्पीकर इफ C इज ए रिसर्चर। इफ C रिसर्चर है कैन नॉट बी ए स्पीकर, तो F स्पीकर नहीं होगा, इसका मतलब है ये भी रिसर्चर होगा। अब इस कंडीशन को समझें, ये कंडीशन हमें बता रही है C के साथ रिलेशन है। अगर C रिसर्चर होगा तो F भी रिसर्चर होगा, लेकिन अगर C स्पीकर है तो F का स्पीकर होना ना होना इसके साथ कोई एसोसिएशन नहीं है। फिर F रिसर्चर भी हो सकता है, स्पीकर भी। देखें क्या है कि C अगर रिसर्चर है तो F रिसर्चर है, लेकिन अगर C रिसर्चर नहीं है तो F रिसर्चर हो सकता है और वो स्पीकर भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है। लेकिन अगर C रिसर्चर हो गया तो फिर F लाजमी रिसर्चर होगा। अब क्वेश्चन देखें, इफ C इज ए रिसर्चर विच वन ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। C जो है वो रिसर्चर है, अब ऑप्शन देखते हैं और मस्ट भी ट्रू बताना है हमने। ए इज ए रिसर्चर, ए के साथ सी का डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है, इसलिए
इसकी फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए वो नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं बन सकता, क्योंकि हमें मस्ट भी बताना है। तो मस्ट भी के लिए कोई इंफॉर्मेशन, कोई कंडीशन होगी तो हम जा सकेंगे। बी इज ए रिसर्चर, बी के साथ भी सी की डायरेक्ट एसोसिएशन नहीं है। ए और बी तो आपस में लिंक है, सी और डी लिंक है, ई है, लेकिन बी तो किसी के साथ एसोसिएशन नहीं है, उसकी कोई रूल मौजूद नहीं है, इसलिए ये भी फर्दर इंफॉर्मेशन रिक्वायर करता है आंसर के लिए, जो कि नहीं है। सी ऑप्शन को देखें, डी इज ए स्पीकर, यस। अब आप देखें कि डी स्पीकर कैसे, सी रिसर्चर है और सी और डी एक ग्रुप में नहीं आ सकते, तो सी अगर रिसर्चर है तो डी स्पीकर होगा, क्योंकि ये दोनों एक ग्रुप में नहीं आ सकते। तो कंडीशन नंबर 2 के मुताबिक, रूल नंबर 2 के मुताबिक, अगर सी रिसर्चर है तो डी स्पीकर होगा, क्योंकि वो एक ही ग्रुप में इकट्ठे नहीं आ सकते, इसलिए ये करेक्ट है। एफ इज ए स्पीकर, एफ कैन नॉट बी ए स्पीकर, तो वो तो स्पीकर हो ही नहीं सकता अगर सी रिसर्चर है, तो इसलिए ये भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मैचिंग क्वेश्चन। इसमें हमने कुछ ग्रुप्स को सर्टेन रूल्स के मुताबिक मैच करना होता है कि ये ट्रू है या नहीं सही, यानी कि उनके ग्रुप फॉर्मेशन करनी होती है मैचिंग करते हुए। देखें किस तरह से। मिसिस सीमा इज शेड्यूलिंग मीटिंग फॉर 5 एग्जेक्टिव्स T, U, V, W and X. The meeting are scheduled for Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday. The following rules apply. अब ये 3 रूल्स हैं इसमें। T's meeting occurs sometimes before W. T W से पहले आएगा, एक तो कंडीशन ये होगी। We must have our meeting immediately before X. V की जो मीटिंग है X से पहले होगी, तो यानी कि ये होगा, और इमीडिएटली है तो ये साथ साथ आएंगे। यूज मीटिंग कैन नॉट बी ऑन मंडे एंड फ्राइडे, यू जो है वो मंडे और फ्राइडे को नहीं हो सकता। अब क्वेश्चन क्या है, इफ वीज मीटिंग इज शेड्यूल्ड फॉर वेडनेसडे, तो वी को रखें वेडनेसडे पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, मस्ट बी ट्रू। अब हमने मस्ट बताना है इसके लिए, तो देखें सारी चीजों को अरेंज करते हैं। वी की कंडीशन क्या है कि इसके फौरन बाद एक्स आएगा, यस ये एक्स आ गया। अब यू जो है वो ना मंडे को आ सकता ना फ्राइडे को, तो कौन सा दिन बचा है, सिर्फ ट्यूसडे, यू यहां आएगा। अब टी और डब्ल्यू में अरेंजमेंट ये है कि डब्ल्यू ने बाद में आना है, तो टी यहां होगा और डब्ल्यू यहां होगा। अब देखें ये पूरा सेट अरेंज हो गया। अब ऑप्शंस देखें। ए, टीज मीटिंग इज ऑन ट्यूसडे, टी ट्यूसडे को नहीं है, ये गलत है। यूज मीटिंग ऑन ट्यूसडे, यस यू की मीटिंग ट्यूसडे को है, ये आंसर बन सकता है इसका। डब्ल्यूज मीटिंग इज ऑन थर्सडे, नो डब्ल्यू फ्राइडे को आ रहा है, ये गलत है। एस मीटिंग ऑन मंडे, ये भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी, हाइब्रिड क्वेश्चन। इसमें वही चीज कि सीक्वेंसिंग भी होगी और ग्रुपिंग भी होगी, और बाज़ औक़ात मैचिंग भी साथ होती है। फॉर एग्जाम्पल, ए प्रोजेक्ट टीम इज असेसिंग 5 members A, B, C, D, E to 3 phases of project: planning, development and review. The following conditions apply. A and B cannot work in the same phase. A और B इकट्ठे नहीं आ सकते। C must work in a phase before D. तो C जो है D से पहले होगा, D नेक्स्ट फेज में होगा। फिर है E मस्ट वर्क इन दी रिव्यू फेज, ये E जो है वो रिव्यू फेज में होगा, जो थर्ड फेज है। B एंड E कैन नॉट वर्क इन द सेम, B और E इकट्ठे नहीं होंगे, ये
कंडीशंस आ गई 4। अब क्वेश्चन क्या है, इफ ए इज असाइंड टू द प्लानिंग फेज। अब ए है प्लानिंग फेज में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ द मेंबर्स टू द फेजेस। तो अब ऑप्शन चेक करते जाते हैं। प्लानिंग में ए आ गया, उसने खुद दिया था कि ए इज असाइंड टू दी प्लानिंग फेज, तो आप देखें सारे ऑप्शंस में ए है। ए के बाद उन्होंने दिया डी, ए और डी। अब आप यहां चेक करें डी के लिए, डी क्या कहता है, जबकि ये बात किसकी हो रही है, प्लानिंग। प्लानिंग में डी की मौजूदगी जो कि सबसे पहले है, जबकि कंडीशन नंबर 2 क्या है, सी मस्ट वर्क इन ए फेज बिफोर डी, डी से पहली वाली फेज में काम करेगा। तो डी अगर खुद प्लानिंग में मौजूद है तो फिर सी किधर आएगा, इससे पहले तो कोई फेज नहीं है। तो कंडीशन नंबर 2 के मुताबिक डी कभी भी प्लानिंग में नहीं आ सकता। उसकी रीजन क्या है कि सी ने उससे पहले आना है, तो प्लानिंग से पहले तो कोई फेज है ही नहीं, तो सी किधर जाएगा। इसका मतलब है यहां से हमें इल्म होता है कि डी कभी भी प्लानिंग में नहीं आ सकता, क्योंकि उससे पहले सी ने आना है और कोई फेज प्लानिंग से पहले नहीं है। तो इसलिए ए ऑप्शन गलत है। तो अब ऑप्शन बी को देखें। प्लानिंग में ए, वो तो जाहिर है उसने क्वेश्चन में खुद दिया है। फिर उसके बाद है सी, यस सी प्लानिंग में आ सकता है ए के साथ। डेवलपमेंट में बी और डी, यस बी भी आ सकता है, और डी तो आना ही सी के बाद चाहिए, तो वो भी करेक्ट है। और रिव्यू में ई, तो ये पॉसिबली सही है। फिर सी ऑप्शन को देखें। प्लानिंग में ए, डेवलपमेंट में बी और डी, तो सी इससे पहले आना चाहिए था। सी रिव्यू में नहीं जा सकता क्योंकि इसके बाद डी ने आना है, तो खुद वो आखिरी फेज में चला गया, तो डी को पीछे कैसे छोड़ दिया, जबकि ये कंडीशन है कि सी पहले आएगा डी बाद में, इसलिए ये भी गलत है। फिर डी ऑप्शन, प्लानिंग में ए और सी, ए और सी प्लानिंग में, ठीक है। डेवलपमेंट में डी, यस ये भी सही है। रिव्यू में बी और ई, तो कंडीशन नंबर 4 में बी और ई इकट्ठे नहीं हो सकते, इसलिए ये भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी। अब देखें फ्लो क्वेश्चन। ये हैं कंडीशनल और सीक्वेंशियल रूल्स होते हैं, इसमें चीजें एक जगह से दूसरी जगह जा रही होती है, ट्रांसफर ऑफ आइटम्स होता है। मतलब हम सिंपली, मैं बहुत इजी वे में आपको ये बता सकता हूँ, जैसे कि एक सिटी है ए, यहां से एक रोड जाती है बी की तरफ, बी, ए से एक और रोड सी की तरफ भी जाती है, फिर बी से एक सड़क जाती है टी की तरफ, और बी से एक सड़क जाती है जेड की तरफ, सी से एक सड़क जा रही है एफ की तरफ, यहां से यू की तरफ, फिर यू से एक रोड टी को मिलाता है। तो देखें इस तरह से ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं कि अगर उसमें फ्लो है, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट है या पाथ्स हैं, तो आप उसको एरो डायग्राम से शो कर सकते हैं। इसकी अभी एग्जांपल आती है तो आप देखेंगे कि बड़े क्वेश्चन में इस तरह से हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं अगर चीजें मूव कर रही हैं। जैसे अगर हम कहेंगे जी एक लेटर ए से बी पर भी जा सकता है, वहां से सी पर भी जा सकता है। अगर सी ऑब्जेक्शन लगाता है तो एफ को भेज सकता है या यू को भेज सकता है। अगर बी कोई ऑप्शन इख्तियार करता है या उसे चेक करने के बाद सही समझता है कि लेटर सही है, तो वो टी को भेज देता है या जेड को भेज देता है। और यू टी को भी भेज सकता है रिव्यू के लिए, और टी यू को भेज सकता है रिव्यू के लिए। तो इस तरह से देखें, ये इसको समझना आसान हो जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। A logistic company needs to transfer 5 types of goods: apple, bananas, carrot, dates, and eggs between 4 cities: city X, city Y, city Z, and city W. The following rules apply. Apple must be transported from city X to Y. एप्पल जो है वो X to Y जा सकते हैं। Bananas cannot be transported directly to Z. बनाना कभी भी डायरेक्टली सी पर नहीं जाएंगे। एग्स मस्ट फर्स्ट गो टू डब्ल्यू, एग्स जो है पहले डब्ल्यू पे जाते हैं, तो उसके बाद किसी और सिटी पर जाएंगे। कैरेट्स एंड डेट्स कैन नॉट बी इन द सेम सिटी एट द सेम टाइम। कैरेट्स और डेट्स ये दोनों चीजें किसी एक सिटी में नहीं जा सकती सेम टाइम पर। इफ एग्स आर इन सिटी जेड, then carrot must also be in
सिटी वाई। अब क्वेश्चन देखें, एप्पल्स आर करंटली इन सिटी वाई। एप्पल जो है वो वाई में मौजूद है। विच सिटी कुड बनाना बी ट्रांसपोर्टेड डायरेक्टली फ्रॉम सिटी एक्स। अब एप्पल ऑलरेडी वाई में मौजूद है और बनाना जो है वो सिटी एक्स से डायरेक्टली कहां भेजे जा सकते हैं। देखें, एक ही कंडीशन है बनाना की, वो है कंडीशन नंबर 2 कि बनाना कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड डायरेक्टली टू सिटी जेड। सिटी जेड में डायरेक्ट नहीं जा सकते। तो ऑप्शन देखें, सिटी वाई, यस ये पॉसिबल है, डायरेक्टली भेजे जा सकते हैं। एप्पल वहां पे मौजूद हैं, लेकिन इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि एप्पल अगर वहां होंगे तो बनाना नहीं आ सकते। तो यहां पर सिटी वाई में डायरेक्टली आ सकते हैं। सिर्फ ये कंडीशन देखें, ये कंडीशन नंबर 2 है जिसके मुताबिक जेड को नहीं जा सकते, तो ये गलत है। डब्ल्यू में भी जा सकते हैं। इसका मतलब है आंसर क्या हुआ, बोथ ए एंड सी। सिर्फ रिस्ट्रिक्शन क्या है कि बनाना सिटी जेड में डायरेक्टली नहीं जा सकते, बाकी हर जगह जा सकते हैं। तो इसलिए वाई में भी जा सकते हैं, डब्ल्यू में भी। तो आंसर हुआ ऑप्शन डी। सर्कुलर ऑर्डरिंग क्वेश्चन, इसमें डिफरेंट वेरिएबल्स जो कि पीपल, ऑब्जेक्ट या इवेंट्स हो सकते हैं, उनको सर्कुलर ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। देखें कैसे, 6 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एंड एफ आर सिटिंग अराउंड ए राउंड डिनर टेबल। द फॉलोइंग रूल्स अप्लाई। A must sit directly opposite to B. C is not sitting next to B or D. E must sit immediately clockwise to A. अब देखें, ये कंडीशन इस तरह से अप्लाई होगी। ये सर्कुलर टेबल है, उसने ये दिया A must sit directly opposite B. A और B एक दूसरे के अपोजिट हैं। E must sit immediately clockwise to A. clockwise to A, E यहाँ पर आ गया क्योंकि clockwise ये डायरेक्शन है, तो इस तरह से इधर नेक्स्ट ई आ गया। सी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू बी और डी। बी और डी के साथ सी ने बी और डी के साथ नहीं होना, तो इसका मतलब है यहां पर भी सी नहीं आ सकता, क्योंकि अगर यहां होगा तो बी के साथ हो जाएगा। यहां पर भी नहीं आ सकता सी, क्योंकि अगर यहां होगा तो ये बी के साथ हो जाएगा। तो अब सी की जगह क्या बचती है, सी की जगह ये बचती है। अब क्वेश्चन क्या है, इफ डी सिट्स डायरेक्टली अपोजिट सी। सी के अपोजिट उसने कहा कि डी यहां पर आ गया। ये गिवन है इस क्वेश्चन में कि डी इधर होगा, तो एफ बचा है, तो एफ आप इधर रखेंगे। अब आप देखें ऑप्शन में, ए सिट्स नेक्स्ट टू बी। ए और बी नेक्स्ट नहीं है, बल्कि ये तो अपोजिट है। ए सिट नेक्स्ट टू एफ। ए और एफ दूर दूर हैं, साथ साथ नहीं है, इसलिए ये भी गलत। बी सिट्स नेक्स्ट टू एफ। बी एफ के नेक्स्ट है, यस ये दोनों साथ साथ हैं। फिर सी सिट्स अपोजिट एफ। सी और एफ अपोजिट नहीं है, ये भी गलत है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट टाइप्स, देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि यही प्रॉब्लम काज होता है जब स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्व करता है तो वो एक्चुअल कुछ स्टेटमेंट्स का मतलब नहीं समझता कि इसको किस तरह से ट्रीट लेना या इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। फॉर एग्जाम्पल, ए विल बी नेक्स्ट टू बी, इसके क्या मीनिंग है। अब नेक्स्ट तो हम कहेंगे कि जी फॉर एग्जांपल एक स्ट्रीट है, उसमें ये मकान नंबर 10 है, ये मकान नंबर 11 है, ये 12 है, ये 13 है, ये 14 है, और ये स्ट्रीट है। अब एक बंदा इधर से आ रहा है, तो आप मुझे बताएं कि 12 का नेक्स्ट क्या होगा। नेक्स्ट तो इसका 11 हो जाएगा। और एक पर्सन इधर से आ रहा है तो 12 का नेक्स्ट 13 होगा। रीजन क्या है, रीजन ये है कि ये नंबरिंग नहीं है, ये आइडेंटिफिकेशन है। जब चीजों को आप प्लेस करते हैं तो नंबरिंग उनके लिए कोई ग्रेडिंग नहीं है, ये नंबर अलॉट नहीं हुए, ये उनकी नेम है। तो इसलिए जब भी नेक्स्ट का लफ्ज आता है प्लेसमेंट के लिए, पोजीशनिंग के लिए, तो आप नेक्स्ट के मीनिंग लेंगे लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट एंड राइट दोनों पोजीशन का मतलब है नेक्स्ट। यानी कि अगर हम कहें कि ए विल बी नेक्स्ट टू बी, और अगर ए यहां है 12 पर, तो बी 11 पर आ सकता है या 13 पर आ सकता है। ये मीनिंग है नेक्स्ट के। ये लिखा हुआ है ए नेक्स्ट टू बी,
या तो यहां होगा बी या फिर 13 पर होगा बी। ए अगर 12 पर है, अगर बी 12 पर है तो ए 11 पर हो सकता है या 13 पर हो सकता है। ये नेक्स्ट के मीनिंग है, यानी कि आपने नेक्स्ट के मीनिंग लेने हैं लेफ्ट एंड राइट के। ना सामने के लिए नेक्स्ट होता है, ना बैक के लिए नेक्स्ट होता है, ना ऊपर और नीचे के लिए। ये सिर्फ लेफ्ट राइट के लिए होता है कि अगर एक पर्सन का नेक्स्ट पर्सन है बी, तो बी उसके लेफ्ट पे भी आ सकता है, राइट पर भी आ सकता है। एक इंपॉर्टेंट चीज तो थी ये। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ए और बी, इसके क्या मीनिंग है। आप नॉर्मली तो लेते हैं कि जी इसका मतलब है या तो ए होगा या फिर बी होगा, नहीं, लॉजिक में इसके 3 मीनिंग होते हैं। ए अकेला भी हो सकता है, ए और बी के मीनिंग ए और बी, इसका मतलब होता है कि या तो ए होगा या बी होगा या फिर ये दोनों होंगे। ये 3 पॉसिबिलिटीज को शो करता है। जैसे लेट ए इट इज रेनिंग, ए का मतलब है कि बारिश हो रही है, बी का मतलब है इट इज क्लाउडी। अगर हम कहें ए और बी तो इसका मतलब है इट इज रेनिंग और इट इज क्लाउडी और बोथ। ये 3 चीजें होंगी और के लिए। तो यहां पर भी अक्सर गलती होती है स्टूडेंट से कि वो और के मतलब सिर्फ ये 2 इवेंट ले लेते हैं, जबकि ये 3 इवेंट होंगे। मस्ट बी ट्रू, इसके अभी आपने क्वेश्चन भी किए मस्ट बी ट्रू के। चूज द आंसर ऑप्शन दैट डायरेक्टली फॉलोज फ्रॉम द सेटअप। जो कंडीशन दी होती है ना, अगर आपका आंसर वहां से आ रहा है तो वो मस्ट है, या फिर अगर वो वहां से नहीं आ रहा तो आप देखेंगे कि अमूमन ऐसा होता है कि जब ये मस्ट बी का क्वेश्चन पूछा जाता है तो मोर देन वन ऑप्शन आपको बिल्कुल सही लगते हैं, लेकिन उनमें से जो गलत होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं। जो ट्रू आपने चूज करना है वो मस्ट का मतलब होगा कि वो हर हाल में सही है। आप उसको ऑप्शनल नहीं कर सकते कि वो किसी और जगह पर भी आ रहा है। अगर उसने 5 प्लेस पर आना है तो फिर 5 पर ही आना है, आप उसे 6 पर नहीं ले जा सकते किसी भी कंडीशन में। तो मस्ट बी के लिए आपको मोर देन वन ऑप्शन ट्रू नजर आते हैं, आपने उसमें से मस्ट चूज करना है। जैसे कि ये एग्जांपल देखें आप, ए रॉक मैन टूवर्ड्स 5 cities A, B, C, D and E. The tour schedule follows these rules. The tour stops B before either D or E. देखिए यहां पर है कि बी पर वो स्टॉप करता है, यानी कि ये सर्कस की तरह से टूर कर रहा है, एक रॉक बैंड म्यूजिक का बैंड जो मुख्तलिफ शहरों में जाता है। तो उन्होंने एक तरतीब बनानी है कि हम पहले किस शहर में जाएंगे फिर किस शहर में जाएंगे। तो पहला रूल क्या है कि वो डी और ई पर जाने से पहले बी पर रुकेंगे, यानी कि बी के बाद या तो वो डी पर जाएंगे या फिर ई पर। डी पर जाएंगे पहले, उसके बाद डी और ई में से किसी एक पर या दोनों पर जाएंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको और के मीनिंग बताए हैं। बी के बाद डी आ सकता है, बी के बाद ई आ सकता है, या बी के बाद ये दोनों आ सकते हैं। फिर दूसरा रूल है द टूर स्टॉप्स एट वन सिटी आफ्टर ए बिफोर स्टॉपिंग एट डी, यानी कि ए के बाद किसी एक शहर जाएंगे जिसका उसने नाम नहीं बताया और उसके बाद डी पर जाएंगे। ये पहली कंडीशन या रूल है, ये दूसरा रूल है। तीसरा रूल उसने दिया है द टूर डज नॉट स्टॉप सी इन सेकंड प्लेस पर, यानी कि सी एट सेकंड प्लेस नॉट अलाउड। अब क्वेश्चन देखें, सपोज द फर्स्ट स्टॉप ऑन द टूर इज ए, पहला स्टॉप है ए, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। तो अब हम 5 सिटीज को प्लेस कर लेते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। सपोज द फर्स्ट स्टॉप इज ए, अगर ए यहां पर है तो कंडीशन नंबर 2 या रूल नंबर 2 के मुताबिक डी यहां आएगा, क्योंकि बीच में एक शहर छोड़ना है आपने। अब आप देखें कि 2 पोजीशन पे सी नहीं आ सकता, कंडीशन नंबर 3। तो सी 4 और 5 पोजीशन पर आ सकता है सिर्फ। अगर हमने सी को इधर रखा, फर्ज किया 4 पर रख देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 5 पे भी सी को रख सकते हैं। अब ये वाली कंडीशन उठाएं, पहले वाली, ये कैसे पूरी करें?
क्योंकि अब 5 पर अगर मैं डी तो पहले आ चुका, मैं 5 पर अगर ई रख दूं तो बी जाएगा 2 पर, और अगर मैं बी को इधर रख दूं 5 पर, मैं बी को रखता हूं 5 पर, तो आपका जो डी ये ई है ये 2 पर चला जाएगा। अब आप देखें पहली कंडीशन तो पूरी नहीं होगी, क्योंकि अगर ई यहां आ गया 2 पर, तो कंडीशन ये है कि डी और ई से पहले बी ने आना है, तो बी तो पहले आया नहीं, बी तो आखिर में चला गया। इसका मतलब है ये यहां नहीं आ सकता, यहां पर लाजमी तौर पर ई आएगा, और ये मस्ट है कि बी सेकंड पोजीशन पर आए। देखिए सी को इधर कर दें 5 पर, कोई फर्क नहीं पड़ता इसे, क्योंकि असल मसला है बी का। बी ने डी और ई में से किसी एक से लाजमी तौर पर पहले आना है, डी थर्ड पोजीशन पर है, अगर ई को भी पहले ले गए तो फिर बी कहां आएगा। इसका मतलब है इस कंडीशन को, जो कंडीशन नंबर 1 है, इसको पूरा करने के लिए बी को लाजमी तौर पर 2 पर रखना होगा। अब ऑप्शन देखें, ये ऑप्शन द बैंड विजिट बी सेकंड, ये लाजमी है, बाकी सारे ऑप्शनल है। देखिए बैंड विजिट सी बिफोर इट विजिट्स बी, सी बाद में आएगा, ये तो वैसे ही गलत है। द बैंड विजिट सी बिफोर इट विजिट डी, ये भी गलत है, सी तो बाद में आ रहा है। द बैंड विजिट सी फोर्थ पर आ सकता है। देखें अब यहां पर गौर करें कि मस्ट बी के क्या मीनिंग है। फोर्थ पर ये आया हुआ है, लेकिन क्या है, मैं इसे 5 पे कर दूं तब भी कुछ नहीं होगा, तब भी हमारा आंसर नहीं चेंज होगा। देखें अब ये 5 पर चला गया सी, तो ये फोर्थ पर था, ये ऑप्शनल है, ये फोर्थ पर आ रहा है, लेकिन ये 5 पर भी आ सकता है। लेकिन आप बी को हटाकर देखें, बी नहीं अपनी जगह से हिलेगा, ये मस्ट है कि ये यहीं रहेगा, क्योंकि बी को इधर लाने का मतलब है ई वापस इधर आएगा, ई इधर आएगा तो पहली कंडीशन खत्म हो जाएगी। तो देखें यहां से पता चलता है कि मस्ट बी का क्या मतलब है, कि सी फोर्थ पर आ सकता है, लेकिन ऑप्शनल है, वो 5 पर भी जा सकता है। फिर है द बैंड विजिट ई फोर्थ, अब ई को देखें, ई भी ऑप्शन, ये भी ऑप्शनल है, फोर्थ पर आ सकता है, लेकिन ये 5 पर भी आ सकता है। सिर्फ ये पोजीशन ऐसी है जहां पे लाजमी तौर पे बी को आना है, अदरवाइज कंडीशन नंबर 1 या रूल नंबर 1 वायलेट हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। अब देखते हैं एक और स्टेटमेंट है, कैन नॉट बी ट्रू। ये भी कॉमन टाइप की स्टेटमेंट है कि कौन सी चीज सही नहीं हो सकती। यहां पर स्टूडेंट गलती क्या करता है कि वो आदी होता है सही चीजें मालूम करने की, क्या उनमें से ऑप्शन में से सही चूज करना है। यहां पर अल्फाज इस तरह से दिए जाते हैं कि बात का कंफ्यूजन होती है कि क्या पूछा जा रहा है। तो कैन नॉट बी ट्रू का मतलब है कि जो चीज गलत है वो चीज आपने पिक करनी है। अब इस क्वेश्चन में देखें, ए लैंडलॉर्ड ओन्स 2-story अपार्टमेंट कम्प्लेक्स, द कम्प्लेक्स हैज 4 एडजेसेंट ग्राउंड फ्लोर अपार्टमेंट नंबर दिस, और अपर स्टेयर में ये नंबर है। यानी कि उसने ये हमें फ्रेमवर्क दिया है कि नीचे है 111, फिर 112, 113, 114, फिर इसके डायरेक्टली अबव है 211, 212, 213 और 214। ये उसने ये अरेंजमेंट दी है। फिर वो क्या कहता है, नैन लिव्स इन 114, इसमें नैन रहता है। ये उसने फिक्स किया, पहले वेरिएबल नहीं रखा, उसने फिक्स कर दिया है, तो इसलिए हमने डायरेक्टली उसमें फ्रेमवर्क में इसको फिट कर दिया। हॉल वुडंट लिव इन, हॉल यहां नहीं आएगा, तो मैंने ये जगह खाली छोड़ी है, यहां पर कोई और आएगा, सिर्फ हॉल नहीं आ सकता, तो कोई और तो आएगा ना, तो इसलिए मैंने इसको फिक्स नहीं किया, ऊपर लिख दिया इसके। किट और लीज इकट्ठे नहीं होंगे। देखें यहां पर एक कंफ्यूजन पैदा होती है कि किट और लिज नेक्स्ट टू लिज, किट वॉन्ट लिव नेक्स्ट टू लिज, कि वो उसके साथ नहीं रहेगा, यानी कि नेक्स्ट का मतलब एडजेसेंट, गैप के साथ रह सकता है। अब स्टूडेंट जो है ना यहाँ कंफ्यूज होते हैं, ऑन द सेम फ्लोर, आप बताएं कि सेम फ्लोर पर अगर ना हो तो फिर इकट्ठे कैसे होंगे। तो एक्चुअली इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, अगर वो इकट्ठे नहीं है तो जाहिर है
कि वो सेम फ्लोर पे भी हो सकते हैं, डिफरेंट पे भी हो सकते हैं। अगर वो डिफरेंट पे हैं तो वो तो हैं ही अलग अलग, फिर नेक्स्ट का तो कंसेप्ट ही खत्म हो गया। पहली कंडीशन तो ये हो गई। फिर दूसरी उसने कहा है कि इंगा एंड जो इस तरह से रहेंगे कि जो नीचे वाले फ्लोर पर होगा तो इंगा डायरेक्टली अबव वाले फ्लोर पर रहेगी, और 112 जो है वो एम्प्टी है, कैन नॉट बी रेंटेड। ये रेंटेड नहीं होगा, ये एम्प्टी है। अब क्वेश्चन क्या है, इफ हॉल रेंट्स 111, वो कहते हैं जी हॉल यहां आ गया, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू, कौन सी चीज ट्रू नहीं होगी। ठीक है, अब आप देखें कि इंगा एंड जो ने ऊपर नीचे डायरेक्टली अबव रहना है, तो सिर्फ और सिर्फ ये जगह ऐसी है जहां ये ऊपर नीचे रह सकते हैं, यानी कि नीचे वाले कमरे में जो है तो ऊपर वाले में इंगा होगी। अब ये सिचुएशन है हमारे पास, अब जो बचे हुए हैं वो 211, 212 और 214 है। कंडीशन नंबर 1 क्या कहती है, किट और लीज इकट्ठे नहीं हो सकते। तो अगर इकट्ठे होना है तो वो तो यहां पर इकट्ठे हो सकते हैं। अब उन्होंने इकट्ठे नहीं होना, तो इसका मतलब है दोनों इकट्ठे यहां पर नहीं आ सकते, एक बंदे को उनमें से इधर जाना पड़ेगा, तब वो इकट्ठे नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने इकट्ठे तो रहना ही नहीं है, किट और लीज इकट्ठे नहीं रहेंगे। तो दोनों यहां नहीं आ सकते, उनमें से एक इनमें से किसी एक रूम में होगा और एक बंदा उनमें से 214 पर जाएगा। अब 214 पे जाना लाजमी है, क्योंकि देखें नीचे तो कोई जगह ही नहीं है, जगह सिर्फ यही है कि इन तीन प्लेसेस में से उन दो बंदों ने होना है, इकट्ठे होना नहीं है, तो वो यहां तो आ नहीं सकते इन दोनों जगह पर। इनमें से एक जगह पर एक आएगा, बेशक किसी भी जगह पर आ जाए, लेकिन एक बंदे को लाजमी तौर पे 214 में जाना होगा। तो 214 कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकता इन कंडीशंस के तहत। तो ऑप्शंस को देखें, 211 इज एम्प्टी, पॉसिबिलिटी है कि किट और लीज में से एक बंदे को हम इधर भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं, तो ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमने बताना है कैन नॉट बी ट्रू। तो ये तो ऑप्शनल है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। 212 इज एम्प्टी, ये इसके साथ भी यही है कि ये ऑप्शनल है, क्योंकि किट और लीज में से कोई एक ने किसी एक में आना है। 214 इज एम्प्टी, ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता। ये देखें 214 इज एम्प्टी, ये एम्प्टी नहीं रहेगा, तो कैन नॉट बी ट्रू है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ये। और इंगा लिव्स इन 213, यस इंगा लिव्स इन 213 ट्रू है। तो ये तो ट्रू होने की वजह से गलत है, क्योंकि हमने फॉल्स बताना था, कैन नॉट बी ट्रू। देखें अब यहां पे कंफ्यूजन होती है, 214 इज एम्प्टी, अब इसको खुद इंटरप्रेट करना पड़ेगा माइंड में कि ये एम्प्टी नहीं होगा, यहां पे किसी एक को आना है। अगर कोई इन दोनों में से कोई एक यहां नहीं आएगा तो ये कंजेक्टिव हो जाएंगे, नेक्स्ट हो जाएंगे, जो कि नेक्स्ट इसको अलाउड नहीं था, क्योंकि वॉन्ट लिव, वो साथ साथ नहीं रह सकते। इसी तरह से इंगा लिव्स इन 213, तो देखते ही पता लगता है कि इंगा यहां रहेगी, 213 उसके लिए है, लेकिन हमने तो कैन नॉट बी ट्रू बताना है, इसलिए ये भी गलत है। तो आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी। फिर है कुड बी ट्रू, कुड नॉट बी ट्रू। अब ये क्वेश्चन देखें, 6 films Quest to Hope, Red Sam, Terror, Victory and Wellfleet are scheduled to be screened at a film festival. No more than 2 films may be screened during one day, but all of the films will be screened exactly once during the festival. ये सारा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, देखिए इसमें क्या क्या कंडीशन उसने दी हैं। पहली है, द प्रोड्यूसर ऑफ विक्ट्री टेरर विल नॉट अलाउ इट टू बी स्क्रीन प्रायर टू स्क्रीनिंग ऑफ विक्ट्री, विक्ट्री पहले आएगी टेरर बाद में, ये पहली कंडीशन होगी। रैट्स एंड सैम्स आर कम्प्लीमेंट्री शॉर्ट्स एंड टू बी स्क्रीन द सेम डे, रैट और सैम एक ही दिन आएंगे, क्योंकि एक दिन में 2 फिल्म हो सकती हैं, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। फिर थर्ड कंडीशन है कि क्विज टू होप एंड वेलफ्लीट एक ही दिन नहीं आएंगे इकट्ठे, ये जो टाइड का साइन है इसका मतलब होता है नॉट, टू होप एंड वेलफ्लीट इकट्ठे नहीं आएंगे। ये 3 कंडीशन थे। अब ये कंडीशन है, क्वेश्चन देखें, ई वेलफ्लीट इज स्क्रीन ऑन थर्सडे एंड द शेड्यूल कंफर्म टू द पैरामीटर्स। तो इसमें पहले हम इसको फ्रेमवर्क को बना लें।
वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ये फर्स्ट फिल्म, ये सेकंड। एक दिन में दो हो सकती हैं, 0 भी हो सकती हैं, 1 भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं। ये वेल फ्लीट इज स्क्रीन ऑन थर्सडे। अब वेल फ्लीट यहां आ गई। अब वेल फ्लीट की कंडीशन क्या है कि क्विज टू होप इसके साथ नहीं होगी, ठीक है, नहीं है। एंड द शेड्यूल कंफर्म टू द पैरामीटर विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ट्रू। देखिए मस्ट भी नहीं पूछा जा रहा, कुड बी ट्रू। ऑप्शन देखें, सैम इज स्क्रीन ऑन थर्सडे। अगर हम यहाँ सैम लेकर आ जाएं तो सैम के साथ तो रैट ने भी आना है, कंडीशन नंबर 2, इसलिए ये गलत है। सैम अगर इसके साथ थर्सडे को आएगी तो इसके साथ रैट ने भी आना है, और एक दिन में 3 फिल्में नहीं हो सकती। यहां पर वेल फ्लीट पहले ही आ चुकी है जो उसने खुद दी है। फिर देखें क्विज टू होप, ऑप्शन बी में क्विज टू होप इज स्क्रीन ऑन थर्सडे। क्विज टू होप यहां पर आ ही नहीं सकती, कंडीशन नंबर 3। सी ऑप्शन देखें, रैट इज स्क्रीन ऑन थर्सडे। अगर रैट यहां पर आएगा तो उसके साथ सैम ने भी आना है। अगेन एक दिन में 3 अलाउड नहीं है, तो ये भी गलत था, ये भी गलत हो गया। रैट्स एंड टेरर ऑन स्क्रीन ऑन फ्राइडे। रैट के साथ तो सैम ने आना है, तो अगर टेरर भी साथ हो जाएगी तो 3 फिल्में हो जाएंगी, 3 एक दिन में नहीं हो सकती, इसलिए ये भी गलत है। तो विक्ट्री एंड टेरर स्क्रीन ऑन फ्राइडे, विक्ट्री ये आ गई और टेरर ये आ गई, ये पॉसिबल है। लेकिन क्या ये मस्ट है? नो। ये दोनों यहां पर भी आ सकती हैं, ये दोनों यहां पर भी आ सकती हैं। देखें ये कुड भी ट्रू है, अकेला ऑप्शन सही है, लेकिन वो भी ऑप्शनल है, तो हमने ऑप्शनल ही बताना था। कुड भी ट्रू के सही हो सकता है, अदरवाइज ये सैटरडे को भी आ सकती है, संडे को भी इसी तरतीब से आ सकती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ई, कुड बी की वजह से। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट में क्या होता है कि सारे ऑप्शन सही होंगे, सिर्फ एक गलत होगा, और स्टूडेंट यहां पर भी गलती करता है, वो इग्नोर हो जाता है, उससे वो भूल जाता है या उसे याद नहीं रहता, और वो उसमें करेक्ट ढूंढना शुरू कर देता है, और वो सारे ही करेक्ट होते हैं सिवाय एक के। देखें ये क्वेश्चन है अभी जो हमने किया था जिसकी कंडीशन ये थी। अब इसमें देखें, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंफर्म टू द पैरामीटर ऑफ द शेड्यूल एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा गलत है? एक्सेप्ट की वजह से सिर्फ हमने गलत बताना है, चेक करें। ऑप्शन ए, वेल फ्लीट एंड टेरर आर बोथ स्क्रीन ऑन थर्सडे। वेल फ्लीट और टेरर आ सकते हैं। देखें ना टेरर की कोई कंडीशन इसके साथ है वेल फ्लीट के साथ, वेल फ्लीट के साथ तो क्विज टू होप की कंडीशन है, तो ये दोनों थर्सडे को आ सकती हैं। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि हमने गलत बताना है, और ये सही है, ये करेक्ट है, लेकिन आंसर नहीं है। आंसर हमने गलत वाला बताना है, तो ये करेक्ट है। सैम एंड वेल फ्लीट आर बोथ स्क्रीन ऑन फ्राइडे। सैम के साथ देखें रैट्स ने भी आना है, तो ये 3 फिल्में कैसे हो सकती हैं? वेल फ्लीट और सैम, और उसके साथ रैट खुद ब खुद आएगा कंडीशन नंबर 2 के मुताबिक, तो ये नहीं हो सकता, ये फॉल्स है। और हमने क्या बताना था? हमने फॉल्स ही बताना था, एक्सेप्ट, तो ये इसका आंसर है। सी और सी डी ई को भी चेक कर लेते हैं। विक्ट्री एंड वेल फ्लीट आर बोथ स्क्रीन ऑन सैटरडे। विक्ट्री और वेल फ्लीट सैटरडे को तो आ सकती हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सैटरडे को रख लें, संडे को रख लें, क्योंकि दो हैं, दोनों आ सकती हैं, जो कंडीशन है वो एडजस्ट हो जाएंगी। डी ऑफ क्विज टू होप इज नॉट स्क्रीन ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, तो एक्सेप्ट नहीं है। रैट्स इज नॉट स्क्रीन ऑन सैटरडे, वाई नॉट? सैटरडे को रैट्स आ सकती है, उसके साथ सैम आ जाएगी, तो ये सारे भी करेक्ट थे। ये भी करेक्ट था, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, और हमने फॉल्स बताना था जो कि ऑप्शन बी है। फिर है ट्रू लिस्ट। ये भी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कॉमनली टेस्ट में आपको नजर आएंगे। जो हमने सबसे पहला क्वेश्चन किया था फ्लावर्स वाला, वो भी यही था, यानी कि इसमें आपको ऑप्शन में लिस्ट दी जाती हैं वेरिएबल्स की, और आपने बताना होता है कि अकॉर्डिंग टू रूल कौन सी लिस्ट सही है। अब क्वेश्चन देखें, सारा इनवाइट सम फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एफ एंड जी टू हर होम टू ईट। शी विल सर्व ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। ब्रेकफास्ट, लंच
एंड डिनर। ईच फ्रेंड स्टेज फॉर 1 और 4 मील। देखें, एक फ्रेंड एक या एक से ज्यादा दफा आ सकता है, यानी कि अगर कोई फ्रेंड ब्रेकफास्ट में है तो वो डिनर में भी आ सकता है, एक दफा भी आ सकता है, एक से ज्यादा दफा भी आ सकता है। रूल्स क्या हैं? 2 कंसेक्टिव मील्स मे नॉट बी सर्व टू द सेम फ्रेंड। एक बंदा कंसेक्टिव नहीं आ सकता। पहला रूल है कंसेक्टिव नॉट अलाउड। कंसेक्टिव नहीं होगा। मतलब ये कि अगर एक फ्रेंड ब्रेकफास्ट में आ गया तो वो लंच में नहीं आ सकता, वो डिनर में आ सकता है। अगर कोई फ्रेंड लंच में आ गया तो वो डिनर में नहीं आ सकता, क्योंकि कंसेक्टिव हो जाएगा। हाँ, जो ब्रेकफास्ट में आएगा वो डिनर में आ सकता है। तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी इससे नजर आती है कि जो फ्रेंड ब्रेकफास्ट में आया है वो लंच में तो दोबारा नहीं आ सकता, क्योंकि कंसेक्टिव हो जाएगा, लेकिन वो डिनर में आ सकता है। तो ये एक्चुअली वेरिएबल है ही नहीं इतना बड़ा, क्योंकि ब्रेकफास्ट में जो आएगा वो डिनर में भी आ सकता है। ईच मील इज सर्व टू 2 और मोर फ्रेंड। तो हर ब्रेकफास्ट में, लंच में या डिनर में, हर इवेंट में 2 या 2 से ज्यादा फ्रेंड हो सकते हैं। वेन एवर ए, अब कंडीशन क्या है? इफ ए देन बी। तो अब इसका क्या मतलब है कि अगर जिस जिस खाने पर ए आएगा वहां पर बी भी आएगा, लेकिन बी अकेला आ सकता है। ये याद रखना है कि ये वन वे कंडीशन होती है कि अगर ए होगा तो बी होगा, लेकिन बी अकेला आए तो ए को आना लाजमी नहीं है। ये बी के लिए ट्रू नहीं है, ये सिर्फ ए के लिए है। एफ विजिट फॉर द मील इमीडिएटली बिफोर डी मील्स। एफ पहले आएगा, एफ पहले आएगा और उसके बाद डी आएगा। यानी कि एफ ब्रेकफास्ट में अगर आएगा तो डी जो है लंच में आएगा, और एफ अगर लंच में आएगा तो डी डिनर में आएगा। एफ वॉन्ट कम फॉर सेम मील एज जी। और फोर्थ है कि एफ और जी इकट्ठे नहीं हो सकते। अब क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्यूरेट लिस्ट ऑफ विजिटर्स हु कुड स्टे फॉर द ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में कौन कौन आ सकता है, चेक कर लेते हैं। देखें, ए सी। दूसरी कंडीशन क्या है? इफ ए देन बी। इसमें बी नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया, क्योंकि ए के साथ बी ने आना था। फिर है डी एंड एफ। डी और एफ तो इकट्ठे हो ही नहीं सकते, क्योंकि एफ ने पहले आना है, डी ने बाद में आना है। तो ब्रेकफास्ट में एफ आ सकता है, डी तो आ ही नहीं सकता। डी तो आएगा ही लंच में। अगर वो एफ ब्रेकफास्ट में है तो डी तो सिर्फ लंच में आ सकता है। ये दोनों इकट्ठे तो हो ही नहीं सकते कंडीशन नंबर 3 के मुताबिक, कि एफ पहले आएगा डी बाद में। तो ये भी गलत। ए एफ जी। अब अगेन ए है तो बी नहीं है इसमें, जबकि बी होना चाहिए कंडीशन नंबर 2 के मुताबिक। फिर है सी ई एफ। सी आ सकता है क्योंकि सी की कंडीशन कोई भी नहीं है। ई आ सकता है, ई की कंडीशन भी नहीं है। तो रह गया एफ। एफ ब्रेकफास्ट में आ सकता है क्योंकि उसके बाद डी आ जाएगा। तो ये करेक्ट लिस्ट है। ई को चेक करें, ए के साथ बी है, यस। एफ और जी इकट्ठे नहीं हो सकते, कंडीशन नंबर 4। तो ये गलत है। तो देखें, ये सारे गलत हो गए, सिर्फ ऑप्शन डी की लिस्ट ऐसी है जो अकॉर्डिंग टू रूल है। यही हमने बताना था कि अकॉर्डिंग टू रूल ये लिस्ट हो सकती है, या ये फ्रेंड्स हैं जो ब्रेकफास्ट में आ सकते हैं। स्पॉट एवरी आइटम इज पॉसिबल। ये इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि किसी एक प्लेस पर वो प्लेस बताएं जहां हर एक इवेंट हो सके, या अगर पर्सन्स को बिठाना है तो हर एक बंदे को बिठाया जा सके वहां पर, यानी कि किसी की कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, वो पॉइंट ढूंढना होता है। तो देखें, क्वेश्चन लेते हैं। ए रॉक बैंड, ये अभी हमने किया था। अब इसकी कंडीशंस क्या है कि बी पहले आएगा और उसके बाद डी या ई आएगा। ये अभी हमने क्वेश्चन किया है पहले, तो ये वहां से मैं इसकी कंडीशन याद कर रहा हूं कि पहली कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन ये है कि ए आने के बाद डी के दरमियान एक शहर होगा जिसका नाम नहीं बताया, कोई भी शहर हो सकता है। फिर डी आएगा, ए के बाद एक शहर आएगा एक्स, उसके जगह पर कोई भी आ सकता है, और फिर डी आएगा।
और थर्ड कंडीशन थी कि सी एट 2 नॉट अलाउड। अब देखें, एवरी वन ऑफ दिस सिटी कैन बी शेड्यूल फॉर विच ऑफ द पर्टिकुलर स्पॉट ऑन द टूर। आप वो जगह बताएं जहां पर बी सी डी ई ये सारे इवेंट्स हो सकते हैं, पॉसिबल है। तो हम 5 इवेंट उनको लिख लेते हैं। ये 5 प्लेसेस हो गई। पहले नंबर पर कौन सा आ सकता है और कौन सा नहीं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब ये जब सीक्वेंस हो ना लेफ्ट टू राइट वाला, तो आप इनमें से आगे पीछे वाले को ध्यान में रखें। देखें, अगर इस मैं पहली कंडीशन को देखूं तो 5th पोजीशन पर बी नहीं आ सकता, क्योंकि बी के बाद डी और ई में से किसी एक ने आना है। तो बी 5वें नंबर पर नहीं आ सकता, लेकिन ये 4th पर आ सकता है, 3 पर आ सकता है, 2 पर आ सकता है, 1 पर आ सकता है। तो 5th प्लेस वो प्लेस है जहां हर इवेंट नहीं हो सकता, क्योंकि यहां बी नहीं आ सकता। हमने वो जगह ढूंढनी है जहां सारे आ सकते हैं। तो इसमें जो की होती है ना, एक तो मैंने बताया जैसे बी के बाद एक ने आना है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। और पहले इसी तरीके से अगर आप कंडीशन नंबर 2 को देखें, इसको देखें, इसमें ए ने पहले आना है, फिर एक शहर आना है, फिर डी आना है। तो क्या डी को पहली पोजीशन पे रखा जा सकता है? नहीं रखा जा सकता, क्योंकि इसके बाद एक शहर खाली है, फिर ए ने आना है, तो इधर तो कोई जगह ही नहीं है, तो डी यहां नहीं आ सकता। क्या डी नंबर 2 पे आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि फिर ए किधर आएगा? उससे पहले तो जगह नहीं है। इसी तरह से आप ये देखें कि क्या यहां पर ए आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि उसके बाद खाली जगह, एक शहर खाली, और फिर डी ने आना है। तो क्या ए 4 पर आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि उसके बाद 2 जगहें चाहिए हमें। तो देखें, ये प्लेस ऐसी है जहां हर एक इवेंट हो सकता है, यहां पे किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप इसमें से कोई भी अरेंज कर सकते हैं कि 3rd नंबर पर हर एक आ जाएगा, किसी की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। लेकिन जो चीज बताने की है वो ये कि सीक्वेंस में आप देखेंगे कि एक के बाद दूसरे ने आना है ना, तो वहां से आपको इसकी क्लू मिलता है कि ए के बाद 2 शहर चाहिए, तो जाहिर है चौथे नंबर पर और 5वें नंबर पर तो ए आ ही नहीं सकता। और डी जो है वो 2 और 1 पर नहीं आ सकता, क्योंकि उससे पहले जगह चाहिए। इसी तरह से अभी हमने ये सारा वाला क्वेश्चन किया था, सारा इनवाइट्स, इसमें एक कंडीशन थी ये वाली, एफ विजिट्स फॉर द इमीडिएटली बिफोर डी मील्स। ये था ब्रेकफास्ट, फिर है लंच, और फिर डिनर। अब उसने कंडीशन दी है कि एफ विजिट्स द मील इमीडिएटली बिफोर डी। डी से पहले एफ ने आना है, तो डी को तो ब्रेकफास्ट में बुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि एफ किधर जाएगा? फिर एफ ने तो उससे पहले आना है। तो लाजमी तौर पर डी जो है वो लंच में आ सकता है, क्योंकि उससे पहले फिर एफ यहां आ जाएगा। अब एफ को देखें तो एफ डिनर में नहीं आ सकता, क्योंकि फिर डी किधर जाएगा? तो ये जो क्लू है ना, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, कि जिसमें ऊपर नीचे होगा तो फिर ऊपर नीचे की अरेंजमेंट देखनी होगी, कि जैसे ब्रेकफास्ट लंच वगैरह डिनर था, तो जब हमें पता चलता है कि एक ने उससे पहले आना है, तो बाउंड्रीज पर जाकर वो प्रॉब्लम करेगा। देखें, क्या था कि एफ ने पहले आना है, डी ने बाद में आना है, तो जाहिर है डी को यहां नहीं रखा जा सकता, डी इस प्लेस पर नहीं आएगा, और एफ इस प्लेस पर नहीं आ सकता, क्योंकि एफ को इधर रखेंगे तो डी किधर जाएगा, डी को इधर रखेंगे तो एफ किधर जाएगा। तो स्टार्ट एंड एंड पोजीशन के क्वेश्चन कॉमनली आते हैं। तो ये बहुत हेल्पफुल होता है कि आप सीक्वेंस ढूंढने के, एक के बाद दूसरे ने आना है, तो वो आपको क्लू देगा कि कौन सी पोजीशन ऐसी है जहां सारे आ सकते हैं और कौन सी पोजीशन है जहां कोई नहीं आ सकता। 6 people J, K, L, M, N and O are sitting in one row of 6 seats at a concert. The seats all face the stage and are numbered, facing the stage from left to right, 1 through 6. Consecutively, exactly one person is sitting in each seat. Rules क्या दिए गए हैं? J is not sitting in seat 1 nor in seat 6.
जे जो है वो 6 प्लेस पर और फर्स्ट प्लेस पर नहीं आएगा। जे इज नॉट इक्वल टू 1 एंड 6, यानी कि जे फर्स्ट पोजीशन पर और सिक्स्थ पोजीशन पर नहीं आएगा। n इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू l, नेक्स्ट टू l यानी कि n और l, यानी कि n l या l n, ये दोनों पॉसिबल नहीं है, ये दोनों नहीं होंगे, क्योंकि नेक्स्ट के मीनिंग आपको मालूम है अब कि लेफ्ट और राइट, यानी कि n l के लेफ्ट पर या राइट पर नहीं आ सकता। थर्ड कंडीशन है n इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू k। अब यही चीज यहां पर है कि k और n ये इकट्ठे नहीं होंगे, यानी कि ना तो kn होगा ना nk होगा, ये भी अलाउड नहीं है। फोर्थ कंडीशन है o इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ n। अब यहां पर इमीडिएट आ रहा है, o इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ n, n यहां पर है, o पहले आएगा। ठीक है जी, ये कंडीशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीटिंग अरेंजमेंट गिवन इन ऑर्डर फ्रॉम सीट 1 to 6 इज एक्सेप्टेबल। अब ये एक्सेप्टेबल रेंज है, इसको आप यहीं पर चेक कर लें, क्योंकि हमने ट्रू बताना है कौन सी लिस्ट अकॉर्डिंग टू कंडीशन ट्रू है। ए ऑप्शन देखें, ए में जे जो है वो 6 पोजीशन पर अलाउड नहीं है, कंडीशन नंबर 1, इसलिए ये गलत है। बी ऑप्शन को देखें, एन और के ये इकट्ठे आ गए हैं, जबकि कंडीशन नंबर 3 में के और एन इकट्ठे नहीं हो सकते, ये भी गलत है। फिर सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन में आप देखें एल और एन, एल और एन कंडीशन नंबर 2 के मुताबिक इकट्ठे नहीं हो सकते। फिर डी ऑप्शन को देखें तो इसमें ओ और एन इकट्ठे होने चाहिए थे, तो ये इकट्ठे नहीं है, इसलिए ये भी गलत। अब ई ऑप्शन को देखें, इसमें जे पहले और 6 पर नहीं आ रहा, ट्रू है। एन और एल इकट्ठे नहीं है, ये भी ट्रू है। के और एन इकट्ठे नहीं है, ये भी ट्रू है। ओ और एन, ओ पहले आ रहा है, एन बाद में आ रहा है, ये ट्रू है, कंडीशन नंबर 4। इसका मतलब है ये लिस्ट बिल्कुल सही है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ई। अब इसी सेट में से सेकंड क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग सीटिंग अरेंजमेंट गिवन इन ऑर्डर फ्रॉम 1 to 6 आर एक्सेप्टेबल एक्सेप्ट। अब गलत बताना है, सारों में बाकी सारे सही होंगे, एक गलत है, तो चेक करें। देखिए इसमें ए ऑप्शन में पहली कंडीशन है जे इज नॉट सिटिंग 1 और 6, नहीं है, इसका मतलब पहली कंडीशन सही। फिर एन और एल इकट्ठे नहीं है, ये भी ट्रू है। फिर के और एन इकट्ठे नहीं है, ये भी सही है। और ओ एंड एन का ऑर्डर भी सही है, इसलिए ये तो ट्रू है, जबकि हमने फॉल्स बताना है। बी ऑप्शन को देखें, जे फर्स्ट और 6 पर नहीं है, और एन और एल इकट्ठे नहीं है, के और एन इकट्ठे नहीं है, ये भी ट्रू है। ओ एन एन सही ऑर्डर में, इसलिए ये भी करेक्ट है, हमने गलत बताना है, एक्सेप्ट। यहां पर देखें, जे पहली और 6 पोजीशन पे नहीं है, एन और एल इकट्ठे नहीं है, के और एन इकट्ठे नहीं है, ओ एन एन का ऑर्डर भी सही है, ये भी करेक्ट है, हमने रॉन्ग बताना है। डी ऑप्शन को देखें, जे फर्स्ट और 6 पर नहीं है, एन और एल इकट्ठे नहीं है, के और एन इकट्ठे नहीं है, ओ एंड एन का ऑर्डर भी सही है, ये सारे सही हैं। अब ई ऑप्शन को देखें, फर्स्ट और 6 पर जे नहीं है, ट्रू। सेकंड कंडीशन है एन और एल इकट्ठे आ रहे हैं, ये गलत है, क्योंकि कंडीशन नंबर 2 क्या है, एन इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू एल, जबकि यहां पर साथ साथ आ रहे हैं, यही गलत है, और हमने गलत ही बताना था, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी सेट का, इफ एल इज इन सीट 1। अब हम सीट्स को लिखते हैं, 1 2 3
4, 5 और 6। L इज इन सीट 1, L तो यहां आ गया। फिर है K इज सीट 5, K यहां आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। अब आप देखें इसमें कि कंडीशंस को मिलाएं तो J इज नॉट सिटिंग, ठीक है, J दरमियान में से किसी एक में आएगा। N इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू L, N जो है L के साथ इसको छोड़ दें। N इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू K, अब K दरमियान में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर और यहां पर N नहीं आ सकता, क्योंकि N अगर इन दोनों में जगह पर आ गया तो फिर वो K के साथ हो जाएगा, जो कि कंडीशन नंबर 3 के मुताबिक अलाउड नहीं है। अब हमारे पास N की कंडीशन रह गई, N को हम अरेंज करना चाहते हैं। तो देखें O और N इकट्ठे आना है, तो जाहिर है ये दो जगहें हैं जहां पर आ सकता है। N ना तो 4 पर आ सकता है ना 6 पर, तो फिर लाजमी तौर पर ये दोनों यहां आएंगे और इनका ऑर्डर यही होगा, O पहले आएगा और N बाद में। अब ये अरेंज हो गए। अब रह गया है J और M, इन दोनों की प्लेसमेंट करनी है हमने। अब J जो है वो कॉर्नर पर नहीं जा सकता, 6 नंबर पर नहीं आ सकता, तो J लाजमी तौर पर 4 पर आएगा और फिर M यहां आएगा। ये इसकी अरेंजमेंट हो गई। अब ऑप्शंस को देखें और हमने बताना क्या है, मस्ट बी ट्रू। J इज इन सीट 2, सीट 2 पर तो O है, इसलिए ये गलत है। M इज सीट 3, 3 पर N है, ये भी गलत। N इज इन सीट 4, N देखें सीट 4 पर नहीं है, ये भी गलत। O इज इन सीट 4, ये भी गलत। M इज इन सीट 6, यस, ये लाजमी तौर पर इस कंडीशन के तहत जो इसने यहां दी है इसके मुताबिक M ने 6 पोजीशन पर ही आना है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ई। इफ M एंड O आर सीट 2 एंड 3, वही चीज के पहले आप इसको फिल करें। M आ रहा है 2 पर और O उसने दिया है 3 पर, तो N इसके बाद आ जाएगा, क्योंकि कंडीशन नंबर 4 के मुताबिक O और N ने इस तरतीब से आना है। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, अब मस्ट बी ट्रू बताना है हमने। अब N के साथ यहां पर L नहीं आ सकता और ना ही K आ सकता है, तो ये दोनों यहां पर नहीं आएंगे। अब J को देखें, J जो है एंड पर नहीं आ सकता, तो लाजमी तौर पर फिर J यहां आएगा, ना तो J 1 पर आएगा ना 6 पर, कंडीशन नंबर 1 के मुताबिक। तो J फिर 5 पर आएगा, क्योंकि यही जगह बची हुई है। अब हमारे पास रह गया L और K, तो L या K में से एक इधर आएगा और एक इधर आएगा। अगर फर्स्ट पर K रखेंगे तो 6 पर L आ जाएगा। ये पॉसिबल अरेंजमेंट होती है। अब देखते हैं ऑप्शंस। J इज इन सीट 5, यस, ये सीट 5 पर ही आ रहा है और ये मस्ट है, ये इसका करेक्ट आंसर बन रहा है। लेकिन हम बाकियों को चेक करते हैं। K इज इन सीट 3, नो, यहाँ पर O आ रहा है। L इज सीट 1, पॉसिबिलिटी है, मस्ट नहीं है, ये ऑप्शनल है, क्योंकि L जो है 6 पर भी आ सकता है, ये ऑप्शनल होने की वजह से गलत है। L इज इन सीट, ये भी ऑप्शनल है, क्योंकि L 6 पर आ सकता है लेकिन K भी आ सकता है। N इज इन सीट 5, नो, सीट 4 पर है वो, इसलिए ये भी गलत। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, ऑप्शन ए। A team of 6 implies A, B, C, D, E, and F was divided into 3 project groups: marketing, design, and research. The following conditions apply. A cannot work with D, यानी कि A और D इकट्ठे नहीं हो सकते। B must work in the same group as C, B और C इकट्ठे होंगे। एमिली या E मस्ट वर्क इन रिसर्च, E जो है वो रिसर्च में होगी। D एंड F कैन नॉट बी इन द सेम ग्रुप, D और F इकट्ठे नहीं होंगे।
सी कैन नॉट वर्क इन मार्केटिंग, सी जो है वो मार्केटिंग में नहीं होगा। ये कंडीशन है हमारे पास। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। Which of the following could be a possible group if Angela is in the marketing group? अगर A मार्केटिंग ग्रुप में है तो कौन सी लिस्ट सही है? तो पहले कंडीशन ले लें, ये कंडीशन है। अब चेक करते हैं, देखें कि ये इसने पहले कहा कि A जो है वो है मार्केटिंग में, तो हम B, C और E को डिजाइन में रखते हैं, D और F इन रिसर्च। चेक करें कि क्या बी और सी इकट्ठे आ सकते हैं। यस, बी और सी इकट्ठे आ सकते हैं, लेकिन ई रिसर्च में होनी चाहिए, इसलिए ये गलत हो गया। ये ई जो है उसने कंडीशन नंबर 3 में दिया हुआ कि ये रिसर्च में होगी। बी ऑप्शन को देखें, बी एंड सी यस इकट्ठे आ सकते हैं इन डिजाइन, ओके। डी एंड एफ इन रिसर्च, डी और एफ रिसर्च में है, डी और एफ इकट्ठे नहीं हो सकते, कंडीशन नंबर 4, इसलिए ये भी गलत है। डी एंड एम ई इन रिसर्च, यस ई रिसर्च में है, डी भी आ सकता है उसके साथ। बॉब एंड बी एंड सी इन डिजाइन, बी और सी दोनों इकट्ठे हो सकते हैं, तो ये पॉसिबली सही है। और पूछा क्या जा रहा है, कुड भी। देखें, मस्ट नहीं मालूम करना, कुड भी मालूम करना, ये भी हो सकता है, और भी पॉसिबिलिटीज हैं। कुड भी का मतलब क्या होता है कि आप और भी पॉसिबिलिटी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन दिए हुए चॉइसेस में से ये सही पॉसिबिलिटी है कि ये ग्रुप बन सकते हैं। डी को चेक करें, एफ एंड डी इन डिजाइन, एफ एंड डी तो दोनों इकट्ठे हो ही नहीं सकते, कंडीशन नंबर 4, इसलिए ये भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन सी, इज असाइंड टू द मार्केटिंग ग्रुप हु मस्ट बी विद हिम। अब डी जो है वो मार्केटिंग में है, ये कंडीशंस आ गई इसकी, ये इसकी कंडीशंस आ गई। तो देखें कि उसने कहा कि डी मार्केटिंग में है, तो उसके साथ और कौन होगा। तो ए जो है वो डी के साथ नहीं हो सकता, कंडीशन नंबर 1, तो ये तो खत्म। ई जो है वो तो होना ही रिसर्च में है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। फिर रह गया सी, सी मार्केटिंग में आ ही नहीं सकती, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो इन तीनों में से कोई भी नहीं होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। इफ सी इज असाइंड टू द डिजाइन ग्रुप, अब सी जो है वो डिजाइन में आ गई। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, कौन सी चीज ट्रू है। अब ऑप्शंस को देखें, ए इज इन मार्केटिंग, यस विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, लेकिन ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये ऑप्शनल है, इसकी कोई कंडीशन नहीं है मजीद। बॉब इज इन डिजाइन, बॉब डिजाइन में, क्योंकि बी और सी ने इकट्ठे आना है, तो सी अगर डिजाइन में है तो इसके साथ बी भी होगा, तो बॉब को डिजाइनिंग में होना चाहिए, यही इसका करेक्ट आंसर है। बाकी सब ऑप्शनल है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। सिर्फ लाजमी तौर पे क्या है कि बी और सी कंडीशन नंबर 2 के मुताबिक मस्ट बी होंगे, और वैसे भी मस्ट बी अमूमन कंडीशन से निकलते हैं, तो वो जो आंसर कंडीशन से आ रहा है डायरेक्टली, कि डायरेक्टली जैसे बी और सी ने इकट्ठे आना है, तो सी बी के साथ हो गया तो ये डिजाइन में है, तो बी भी डिजाइन में हो गया। तो इस किस्म के आंसर जो डायरेक्टली कंडीशन से आ रहे हैं वो मस्ट ही होते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। इन ए डांस कंपटीशन 6 dancers A, B, C, D, E and F must perform in a circular sequence. The following conditions apply. A must perform immediately before B. Immediately तो साथ साथ होंगे, A पहले आएगा और उसके बाद B होगा, यही ऑर्डर होगा, इसी तरतीब से साथ साथ। ये कंडीशन नंबर 1 हो गई। C कैन नॉट परफॉर्म इमीडिएटली बिफोर और आफ्टर D, यानी कि C और D इकट्ठे नहीं आ सकते, क्योंकि इमीडिएटली ना पहले ना बाद में, तो इसका मतलब है वो साथ साथ नहीं होंगे। फिर थर्ड कंडीशन है
ई मस्ट परफॉर्म इमीडिएटली आफ्टर एफ, एफ के फौरन बाद ई आएगा। ये कंडीशन है 3। अब क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए परफॉर्म फर्स्ट एंड सी एट थर्ड, 1 2 3 4 5 एंड 6, वो कहता है ए परफॉर्म फर्स्ट, ए आ गया फर्स्ट पर, एंड सी एट थर्ड, और सी आ गया थर्ड पर, और ये हमारे पास हैं कंडीशंस। अब ए के फौरन बाद बी ने आना है, तो यहां पर आ गया बी, और सी प्लस डी ने इकट्ठे नहीं होना, तो 4 के ऊपर डी नहीं आ सकता। फिर डी यहां नहीं आएगा तो लाजमी तौर पर उसे बाद में जाना होगा, लेकिन एफ और ई ने इकट्ठे होना है। अब अगर एफ और ई को इधर रखते हैं तो फोर्थ पोजीशन पर डी आ जाएगा। डी अलाउड नहीं है कंडीशन नंबर 2 के मुताबिक। इसका मतलब है डी को इन दोनों में से किसी पे लाना होगा, लेकिन अगर हम 5 पर डी को ले आएंगे तो फिर एफ और ई नहीं बैठ सकते, क्योंकि इन्होंने साथ साथ बैठना है। तो हमें एफ और ई को यहां रखना होगा, और लास्ट में डी आएगा, क्योंकि सी और डी इकट्ठे आ नहीं सकते, और एफ और ई को हम ब्रेक कर नहीं सकते। तो हम डी को 6 पे कर देंगे और एफ और ई को 4 एंड 5 पर। हु परफॉर्म लास्ट, लास्ट में कौन आएगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, डी, जो कि डायरेक्टली नजर आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉसिबल सीक्वेंस ऑफ परफॉर्मेंसेस स्टार्टिंग विद सी? ये है कंडीशंस। अब देखें, चेक करें। सी तो सब में होगा, क्योंकि इसने खुद कहा कि स्टार्टिंग सी। अब ऑप्शन ए को देखें। पहले है सी, सी के बाद डी नहीं आ सकता, जबकि यहां पर डी आ रहा है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 2 सी और डी इकट्ठे नहीं हो सकते, इसलिए ये गलत है। अब सी के बाद है ऑप्शन बी में देखें, सी के बाद एफ, यस ये पॉसिबल है, लेकिन एफ के फौरन बाद ई चाहिए, वो भी मौजूद है। फिर ए और बी ये भी अरेंज हो गए नंबर 1 के मुताबिक, और डी जो है आखिर में चला गया, क्योंकि उसने सी से अलग होना था। इन दोनों की तरतीब भी सही है, इन दोनों की तरतीब भी सही है, और इनकी अरेंजमेंट भी सही है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। अब बाकी दोनों ऑप्शन को भी चेक कर लें। सी के बाद ई, जबकि एफ ने पहले आना था, ये ऑर्डर गलत है, इसलिए ये गलत हो गया। सी के बाद बी अलाउड ही नहीं है कंडीशन नंबर 1 के मुताबिक, इसलिए ये भी गलत। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। इफ डी परफॉर्म्ड इमीडिएटली आफ्टर बी, बी के फौरन बाद डी है, व्हाट इज ई पोजीशन रिलेटिव टू एफ? तो ये तो डायरेक्टली हमारे पास कंडीशंस में मौजूद है कि ई की पोजीशन है, ई बाद में आता है एफ से। तो और यहां पर सिर्फ रिलेटिविटी के लिहाज से पूछा कि कौन पहले आएगा कौन बाद में। ऑप्शंस की मदद से हमें इल्म हो रहा है कि हमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बी ऑप्शन यही कुछ बता रहा है जो कि कंडीशन नंबर 3 है कि ई ने बाद में आना है एफ के, रिलेटिव टू एफ, एफ पहले आएगा और उसके बाद ई आएगा कंडीशन नंबर 3, और यही इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू? कौन सी चीज सही नहीं हो सकती? 6 films, Quiz to Hope, Rat, Sam, Terror, Victory and Wellfleet are scheduled to be screened at a film festival. No more than 2 films may be screened during one day, but all of the films will be screened exactly once during the festival held Wednesday through Sunday. The screening schedule adheres to these parameters. The producer of Terror will not allow it to be screened any time prior to the screening of Victory. विक्ट्री पहले आएगी, उसके बाद टेरर, कंडीशन नंबर 1। फिर है रैट्स एंड सैम, रैट और सैम ने इकट्ठे आना है। क्विज टू होप एंड वेलफ्लीट आर बोथ ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म्स एंड शुड नॉट बी स्क्रीन द सेम डे। थर्ड कंडीशन है क्विज टू होप प्लस वेलफ्लीट नहीं आ सकते इकट्ठे।
प्लस का साइन और सर्कल मीन इकट्ठे नहीं होंगे, और एस इकट्ठे होंगे। तो नॉट मोर, नो मोर देन 2 का मतलब है 2 भी हो सकती है, 1 भी और 0 भी। और शेड्यूल है वेंसडे से संडे तक। ये हमारे पास सिचुएशन थी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इफ विक्ट्री एंड टेरर स्क्रीन द सेम डे, विक्ट्री और टेरर हो गई जी सेम डे, यहां पे लिख लें फिल्म्स विक्ट्री प्लस टेरर, ये दोनों होगी, यहां पर लिख लें डे। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू about the film festival schedule if it conforms to parameters. Quiz to Hope and ऑप्शन ए को देखें, Quiz to Hope and Wellfleet will be screened the same day, ये तो अलाउड ही नहीं है, ये है कंडीशन नंबर 3, तो इसलिए ये गलत हो गया। विक्ट्री कैन नॉट बी स्क्रीन ऑन संडे, तो ये हो सकती है, संडे को क्यों नहीं हो सकती, इस पर कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। सिर्फ कंडीशन क्या है कि विक्ट्री ने पहले आना है, टेरर ने बाद में। तो संडे को आप विक्ट्री पहले रख लें और फिर सेकंड टाइम पर आप टेरर दे दें, क्योंकि एक दिन में 2 फिल्में आनी है, पहले विक्ट्री कर दें फिर टेरर, तो ये पॉसिबल है। तो ये भी गलत, क्योंकि हमने बताना है मस्ट बी ट्रू, ये ऑप्शनल है, क्योंकि आप सैटरडे को भी यही कर सकते हैं, फ्राइडे को भी यही कुछ कर सकते हैं। सैम एंड रैट्स विल नॉट बी स्क्रीन द सेम डे, ये वायलेशन है, क्योंकि सैम एंड रैट ने तो आना ही इकट्ठे है। एग्जैक्टली 1 डे ऑफ द शेड्यूल विल हैव नो फिल्म स्क्रीनिंग, ये हमें अब कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि देखें विक्ट्री और टेरर उसने कहा कि ये दोनों सेम डे आ रही हैं, तो एक दिन में 2 फिल्में ये होगी। फिर सैम और रैट ने भी एक ही दिन आना है, तो फिल्में 4 हो गई, विक्ट्री टेरर सैम एंड रैट, और दिन 2 खर्च हुए, तो दिन बचे हुए हैं 3, डेज हैं 3, और फिल्म कितनी बची हुई है 2। तो देखेंगे डे है हमारे पास 3 और फिल्म है 2, तो एक दिन तो खाली जाएगा। एग्जैक्टली 1 डे ऑफ द शेड्यूल विल नॉट हैव एनी फिल्म स्क्रीनिंग, यस, यही इसका आंसर है। अब आप देखेंगे, अब हमें इल्म नहीं है कि हमें इसे कैलकुलेट करना होगा, तो हम शुरू में इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके बजाय ऑप्शन हमें लीड करते हैं। पहले आप ऑप्शन इलिमिनेट करते हुए जाएंगे, तो जब आप इस पर पहुंचेंगे तो जाहिर है ये आपको लीड कर रहा है कि आप कैलकुलेट करें कि कोई दिन बचता है या नहीं। तो इसलिए ये सोचना कि जी कैलकुलेशन हमें कैसे ख्याल आया कि हम इसको इस तरह से कैलकुलेट करें, आपको ऑप्शन लीड करता है। तो पहले 2-3 ऑप्शन गलत हो गए, जब आप इस पे पहुंचते हैं तो यहाँ कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट है। आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आप खुद ब खुद 1 डे पर पहुंच जाएंगे कि 2 फिल्म हैं, 3 दिन बकाया रहते हैं। और ई ऑप्शन, अगर डी सही है तो ई तो वैसे ही गलत है। ईच डे ऑफ द शेड्यूल विल हैव एटलीस्ट 1 फिल्म, नो, 2 फिल्में हैं, 3 दिन है, तो एक फिल्म कैसे हो सकती है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंफर्म टू द पैरामीटर ऑफ द शेड्यूल एक्सेप्ट। अब इन चॉइसेस में से हमने गलत ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है। सैम एंड वेलफ्लीट आर बोथ स्क्रीन ऑन फ्राइडे, सैम के साथ रैट ने आना है, कंडीशन नंबर 2। तो सैम के साथ अगर रैट ने भी आना है तो फिर ये वेलफ्लीट इसके साथ नहीं आ सकती, क्योंकि एक दिन में 2 से ज्यादा फिल्में नहीं हो सकती। अगर सैम एंड रैट इकट्ठे हो गए तो वेलफ्लीट नहीं आ सकती। अब उसने कहा कि सैम और वेलफ्लीट इकट्ठे हैं, तो ये तो वायलेशन है, क्योंकि वेलफ्लीट सैम के साथ नहीं आएगी बल्कि रैट ने आना है और वेलफ्लीट नहीं आएगी, वरना 3 फिल्म हो जाएंगी, क्योंकि सैम और रैट ने इकट्ठे ही आना है। तो इसका मतलब है ये ऑप्शन गलत है और हमने गलत ही बताना था, इसलिए यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इफ क्विज टू होप रैट एंड टेरर आर शेड्यूल फॉर वेंसडे, देखें अभी से अरेंज करते हैं, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये फर्स्ट फिल्म, ये सेकंड फिल्म। क्विज टू होप, तो पहले आ गया क्विज टू होप, फिर है रैट, जब रैट आएगी तो उसके साथ
सैम ने आना है, फिर है टेरर। इफ द शेड्यूल कन्फर्म टू द पैरामीटर इट मस्ट बी ट्रू दैट। अब हमने ट्रू ऑप्शन बताना है। विक्ट्री स्क्रीन ऑन वेडनेसडे, यस विक्ट्री यहां पर आ सकती है। क्या ये मस्ट है? क्योंकि हमने मस्ट भी ट्रू बताना है, तो क्या ये मस्ट है? आप देखें कि विक्ट्री इसके अलावा कहां आ सकती है, कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि विक्ट्री ने टेरर से पहले आना है किसी भी जगह पर। अब वो ट्यूसडे को तो नहीं आ सकती क्योंकि रैट और सैम है, यही जगह खाली थी, ये यहां आ जाएगी। लेकिन एक्चुअली एक हिडन ऑप्शन मौजूद है इसमें। आप देखें कि टेरर को इधर भी रखा जा सकता है और फिर यहां पर विक्ट्री आ जाएगी। तो इसका मतलब है ये ऑप्शनल प्लेस है, ये मस्ट नहीं है। विक्ट्री फ्राइडे को भी आ सकती है फर्स्ट टाइम, और विक्ट्री वेडनेसडे को भी आ सकती है। तो ये मस्ट तो नहीं है ना कि वो वेडनेसडे को ही आएगी, इसलिए ये क्वेश्चन नहीं हो सकता। इसका आंसर मस्ट बी ट्रू नहीं है। विक्ट्री स्क्रीन ऑन फ्राइडे, ये भी वही चीज है कि विक्ट्री यहां पर भी आ सकती है, तो फिर वो यहां पर भी आ सकती है, ये भी ऑप्शनल है, मस्ट भी ट्रू नहीं है। वेलफ्लीट इज स्क्रीन ऑन फ्राइडे, वेलफ्लीट आ भी सकती है, अगर विक्ट्री यहां नहीं है तो वेलफ्लीट आ जाएगी, तो ये पॉसिबल है। लेकिन क्या ये मस्ट है? नो, क्योंकि वो वेलफ्लीट को तो आप सैटरडे संडे को भी रख सकते हैं, इसलिए ये भी गलत। वेलफ्लीट स्क्रीन ऑन वेंसडे, वेलफ्लीट तो क्विज टू होप के साथ आ ही नहीं सकती, तो इसलिए ये भी गलत है। अब देखिए विक्ट्री इज नॉट स्क्रीन ऑन सैटरडे, यस अगर टेरर फ्राइडे को है तो विक्ट्री ने तो इससे पहले आना है। जब इससे पहले उसने आना है तो विक्ट्री किसी सूरत में भी सैटरडे संडे को नहीं हो सकती, इन प्लेसेस के ऊपर वो आ ही नहीं सकती, क्योंकि फिर तो टेरर के बाद हो जाएगी। और ये डेफिनेट है, मस्ट है। विक्ट्री इज नॉट स्क्रीन ऑन सैटरडे, यस ये मस्ट भी है, इसलिए यही इसका करेक्ट आंसर है। इफ विक्ट्री इज स्क्रीन ऑन संडे then which of the following would not conform to the parameter of the schedule। अगर विक्ट्री संडे को आ जाए तो कौन सी चीज नॉट कन्फॉर्म टू द पैरामीटर है? वेलफ्लीट इज स्क्रीन ऑन वेंसडे, आ सकती है क्योंकि इसकी सिर्फ क्विज टू होप के साथ कंट्रडिक्शन है कि वो इकट्ठे नहीं आ सकते, अदरवाइज तो इसको अरेंज किया जा सकता है कि ये वेंसडे को आ जाए। रैट इज स्क्रीन ऑन वेंसडे, यस क्विज टू होप इज स्क्रीन ऑन फ्राइडे, यस पॉसिबिलिटीज हैं, तो नॉट नहीं हो सकता। टेरर इज स्क्रीन ऑन फ्राइडे, ये देखें कि विक्ट्री अगर संडे को है तो टेरर पहले कैसे आ गई? विक्ट्री ने पहले आना है, टेरर ने बाद में। तो विक्ट्री अगर संडे को है तो टेरर फ्राइडे को नहीं हो सकती, ये गलत है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ए बैंक हैज 6 एम्प्लॉइज RSTUVW who deal with the new accounts which are either personal accounts or corporate accounts. Personal accounts are initially handled by R, T or S, and corporate accounts are initially handled by R, T or U. If an employee has a problem with an account, it will be passed on to another employee। देखें अब ये passed on to the other employee, यहां से इल्म होता है कि ये फ्लो का क्वेश्चन है। Until the problem is solved and the account is established, rules governing the passing order are limited to the following: R to T if the account is personal, R to U if the account is corporate, T to U, ये सारे ये फ्लो दिए हैं कि यहाँ से अगर ये होगा तो इस जगह जाएगा, अगर ये होगा तो उस जगह जाएगा। तो अब इसके लिए हम फ्लो चार्ट बनाते हैं, क्योंकि मूवमेंट हो रही है ना कि इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर, तो फ्लो चार्ट ज्यादा आसान होगा। ये है फ्लो चार्ट। आप देखें कि ये पर्सनल अकाउंट की विंडो है, यहां से पर्सनल अकाउंट एंटर होगा, जाहिर है किसी जगह से एंटर होगा तो किसी पर्सन के पास जाएगा ना। जैसे उसने कहा कि पर्सनल अकाउंट आर इनिशियली हैंडल्ड बाय आर, टी और एस, यानी कि इस जगह से पर्सनल अकाउंट निकला, वो आर के पास जाएगा, एस के पास जाएगा या टी के पास जाएगा। ये 3 एरो लग गए कि ये टी, ये एस, ये आर। कॉर्पोरेट अकाउंट इनिशियली हैंडल्ड बाय आर, टी और यू, तो तीनों की तरफ एरो चला गया कि कॉर्पोरेट अकाउंट
इस विंडो से जब एंटर होगा तो वो या तो यू पर जाएगा या टी पर या आर पर। फिर बाकी एरोज देखें किस तरह लगेंगे। आर टू टी इफ द अकाउंट इज पर्सनल, आर टू टी ये जा रहा है आर टू टी। अगर अकाउंट पर्सनल है तो यहां पर पर्सनल आप पी लिख दें ताकि पता लगे कि ये एरो पर्सनल के लिए है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अगर थोड़ी इंफॉर्मेशन है तो वो इस तरह से एरो पर लिखी जा सकती है। आर टू यू इफ द अकाउंट इज कारपोरेट। अब आर टू यू ये कारपोरेट, आर टू यू को चला गया, ये सी हमने लिख दिया यहां पर। टी टू यू इफ अकाउंट इज पर्सनल, टी टू यू, टी टू यू ये एरो जा रहा है अगर अकाउंट पर्सनल है। टी टू वी इफ अकाउंट इज कारपोरेट, टी से वी पर जाएगा, ये कारपोरेट अकाउंट। एस टू आइदर आर और टी, एस से टी पर या आर पर। यू टू आइदर टी और वी, यू से टी पर जाएगा या वी पर जाएगा। यू टू आइदर टी और वी टू डब्ल्यू, वी से फिर डब्ल्यू पर, और डब्ल्यू डब्ल्यू विल सॉल्व ऑल प्रॉब्लम। तो देखें ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने है। अब तमाम क्वेश्चन फौरन सॉल्व हो जाएंगे क्योंकि सारी सिचुएशन आपके सामने पड़ी है। अगर आप इसको कंडीशंस बना के करेंगे तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है और स्टूडेंट बाज़ वक़्त गलती करता है। लेकिन अगर आप इसको इस तरह से डायग्राम बना लें तो ये बहुत जल्दी हो जाते हैं, और डायग्राम बनाते हुए देर नहीं लगती क्योंकि आपने एरो जल्दी जल्दी उनको मिला देना है। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। Which of the following employee must have worked on all the accounts that W has worked on? ये कंडीशन है। आप देखें वो कहता क्या है कि वो कौन सा एम्प्लॉय है जिसने उन तमाम चीजों पर काम किया है जिन पर डब्ल्यू करता है। तो डब्ल्यू के पास अकाउंट कहां से आ रहा है, वी से। तो वी ने जितने अकाउंट्स पर काम किया उतने ही पे डब्ल्यू करेगा क्योंकि वी ही डब्ल्यू को पास करता है। तो डब्ल्यू जितने असाइनमेंट्स करता है उतनी ही वो कहां से आ रही है, वी से। तो इसलिए वी ही इसका आंसर है क्योंकि जो काम डब्ल्यू करेगा उस पर किसने काम किया हुआ है, पहले वी ने। वी तमाम काम करता है और डब्ल्यू को भेजता है। तो डब्ल्यू जिन असाइनमेंट पे या जिन पर काम करता है अकाउंट्स पर, उन पे पहले वी ने किया होता है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। ये हमारे पास डायग्राम आ गई। ए पर्सनल अकाउंट इज पास फ्रॉम एस टू आर। देखें एस के पास कौन सा अकाउंट आ रहा है, उसके पास सिर्फ पर्सनल अकाउंट आ रहा है, बाकी किसी जगह से इसके पास कोई अकाउंट नहीं आता। तो जो आर के पास जा रहा है वो भी पर्सनल है, इसलिए ये ट्रू है। और हमने क्या बताना है, फॉल्स। पर्सनल अकाउंट इज पास फ्रॉम एस टू टी, एस टू टी वही चीज के एस के पास सिर्फ पर्सनल अकाउंट आ रहे हैं तो ये टी के पास भी पर्सनल जा रहा है, ये भी ट्रू है। ए पर्सनल अकाउंट इज पास फ्रॉम आर टू टी, पर्सनल फ्रॉम आर टू टी, आर टू टी देखिए ये पर्सनल अकाउंट आ रहा है, ये भी सही है। ए पर्सनल अकाउंट इज पास फ्रॉम यू टू टी, यस दिस इज पॉसिबल क्योंकि यू के पास पर्सनल अकाउंट आता है तो वो टी के पास भी पास ऑन हो सकता है, इसलिए ये भी पॉसिबिलिटी है, फॉल्स नहीं है। ट्रू हो भी सकता है और नहीं भी। ए पर्सनल अकाउंट इज पास फ्रॉम टी टू बी, पर्सनल अकाउंट इज टी टू बी, टी से बी पर सिर्फ कारपोरेट अकाउंट जा रहा है, इसलिए यही गलत है और हमने फॉल्स ही बताना था, इसलिए ई इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ए कारपोरेट अकाउंट कुड पास थ्रू विच पीपल बिफोर रीचिंग डब्ल्यू। डब्ल्यू पर पहुंचने से पहले कितने लोग कारपोरेट अकाउंट पर काम कर चुके होते हैं। तो आप देखें डब्ल्यू से पहले कारपोरेट अकाउंट वी, ये भी इसने काम किया, यू भी काम कर चुका है, आर भी काम कर रहा है क्योंकि इसके पास यहां से कारपोरेट अकाउंट आ रहा है यहां पर जा रहा है, तो आर ने भी काम किया। फिर टी के पास भी कारपोरेट अकाउंट आता है तो इसने भी किया, तो ये हो गए आर टी आर यू एंड वी, इन चार बंदों ने कॉर्पोरेट अकाउंट पर काम किया होता है बिफोर डब्ल्यू। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी।
At least how many people beside W must have handled an account that reaches W? कम से कम कितने लोग हैं जो काम करते हैं W से पहले? W पर जब तक अकाउंट पहुंचता है उससे पहले कम से कम कितने लोग काम करते हैं, ज्यादा नहीं बताने। तो देखें, अब ये हमारे पास चार्ट है, इसमें से देखें कि कम से कम पाथ कौन सा बनता है, क्योंकि हमने एटलीस्ट बताना है। ज्यादा तो हम उसे घुमा के ले जाएंगे तो वो ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन हमने मिनिमम बताना है। तो देखें, कारपोरेट अकाउंट में यहां से अकाउंट एंटर हुआ, पहला पर्सन, दूसरा पर्सन, और ये डब्ल्यू आ गया। तो इस तरह से मिनिमम 2 पर्सन है। तो मिनिमम लोग कितने हैं? 2 हैं कारपोरेट अकाउंट को हैंडल करने में, और डब्ल्यू पर पहुंच जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। A rock band tours 5 cities A, B, C, D, and E. The tour schedule follows these rules. The tour stops at Boston, पहली कंडीशन। B, उसके बाद या तो D आएगा या फिर E आएगा, पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन क्या है? A बिफोर स्टॉपिंग डेट्रॉइट, बीच में एक शहर आएगा और उसके बाद D आएगा। The tour stops at one city after Albany before stopping Detroit, ये कंडीशन हो गई। ये वो सिटी है जो जिसका नाम मेंशन नहीं है, लेकिन ए के बाद एक सिटी और फिर डी। फिर थर्ड कंडीशन है सी एट 2 नॉट अलाउड। ये 3 कंडीशन का क्वेश्चन है। आप देखें, पहला क्वेश्चन क्या है? एविंस्टन कैन नॉट बी विजिटेड। अब हमारे पास कंडीशंस क्या है? हमारे पास कंडीशन है बी, डी और ई, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन हमारे पास है ए अननोन एंड डी। थर्ड कंडीशन है सी एट 2 नॉट अलाउड। अब इविंस्टन कैन नॉट बी विजिटेड, कहां पर ई नहीं आ सकता? 5 प्लेसेस हैं, 1 2 3 4 एंड 5। अब आप इसको देखें, अगर हम कहें कि यहां पर ए है तो ये एम्प्टी होगा और ये डी यहाँ आएगा। अगर मैं ए को यहाँ रखूं तो फिर सिचुएशन ये बनेगी, और ए को अगर यहाँ रखें तो सिचुएशन ये होगी। अब ये 3 से ज्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं है इस सेकंड कंडीशन को प्लेस करने के लिए। ठीक है, अब बाकियों को आप अरेंज कर लें, रख कर देखें कि ई कहां कहां नहीं आ सकता। मैं कहता हूं ई को मैं रखता हूं जी कंडीशन, ई को हमने रख लिया इधर, बी को रख दिया इधर, और सी को इधर। देखें, अब सारे कंडीशन पूरी हैं। बी के बाद डी आ गया, सी 2 पर नहीं है, और ए एक्स डी तो ऑलरेडी था। तो ये 2 है, इसका मतलब है फर्स्ट पोजीशन पर ये आ सकता है। ये आंसर नहीं बनेगा, हमने बताना है कैन नॉट बी विजिटेड। अच्छा, अब सेकंड पोजीशन पर रखकर देखते हैं। अब सेकंड पोजीशन के लिए हम कहते हैं कि ई को यहां रख लें। अब ई को यहां रखा तो मैं सी को इधर रख लेता हूँ, बी को इधर रख लेता हूँ, या बी को इधर ले जाएं, सी को इधर ले जाएं। देखिए, सारे कंडीशन पूरी हो गई। सी एट 2 नॉट, बी के बाद डी या ई, बी के बाद डी आ गया, और ए एक्स डी तो पहले था। इसका मतलब है सेकंड पोजीशन पर भी आ सकता है। थर्ड पोजीशन के लिए इस जगह पर ई को रख लें, और बी को यहाँ रखनी है, और सी को इधर रखनी है। देखें, अभी भी सारी कंडीशन पूरी होगी। बी के बाद डी और ई दोनों आ रहे हैं, और के मीनिंग ये पहले एक्सप्लेन हो चुके हैं कि डी आएगा या ई आएगा या दोनों आएंगे। और सी जो है वो आपका पहले पर आ गया, 2 पर नहीं है। ए डी ई तो पहले ही सेट थे, तो ये थर्ड पोजीशन पर भी आ सकता है। इसी तरह फोर्थ पोजीशन पर रख के देखें कि ई को यहाँ रख लें, बी को इधर रख दें, सी को इधर, तो फोर्थ पोजीशन पे भी आ जाएगा, कोई गलती नहीं है इन रूल्स के मुताबिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव ऑप्शन। तमाम जगह पॉसिबल है, और हमने बताना था किस जगह पॉसिबल नहीं है। सपोज द फर्स्ट स्टॉप ऑन द टूर इज एल्बनी। 1, ये ले लेते हैं इधर, 1 2 3 4 और ये 5। कहता है जी फर्स्ट इज ए,
तो फिर यहाँ डी होगा। कंडीशन नंबर 3, देखें कंडीशन क्या है, बी के बाद डी और ई, ए डी और सी एट 2 नॉट अलाउड। तो ए अगर यहां पर है तो कंडीशन नंबर 2 के मुताबिक डी यहां पर आ जाएगा थर्ड पर। अब आप देखें कि सी जो है 2 पर नहीं आ सकता, इसका मतलब है सी 4 पर होगा या 5 पर होगा। अब अगर मैं सी को किसी एक जगह रख देता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं जी सी यहां पर है और बी को मैं इधर रख दूं, या मैं बी को इधर रख देता हूं और सी को इधर, इन आइदर केस देखें दोनों केसेस में 2 पोजीशन पे कौन आएगा, 2 कर ई बच गया है, वो ई ने यहां आना है। अब कंडीशन नंबर 1 पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि बी जो है वो 4 और 5 पे आने का मतलब है ई और डी उससे पहले हो गए, जबकि इन दोनों में से एक ने या दोनों ने बाद में आना है। तो बी को आप ना 4 पर रख सकते हैं ना 5 पर रख सकते हैं, बी लाजमी तौर पर यहां आएगा और इस बी की जगह पर ई 4 पर और 5 पर दोनों में से किसी जगह पे भी आ सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप देखें कि ये कंडीशन भी पूरी, सेकंड कंडीशन भी और थर्ड भी, और आप इसे चेंज नहीं कर सकते। अगर ए को 1 पे रखेंगे तो ये इसी तरीके से सारा शेड्यूल होगा। आप चेक करें ऑप्शन ए, द बैंड विजिट्स शिकागो बिफोर इट विजिट्स डी, जबकि सी बाद में आ रहा है। होना होना उसने तो कहा ना कि सी पहले आएगा डी बाद में, जबकि सी बाद में आ रहा है, इसलिए ये गलत है। द बैंड विजिट सी बिफोर इट विजिट डी, ये भी गलत है, सी पहले नहीं आ रहा, डी के बाद है सी। बैंड विजिट सी एट 4th, ये ऑप्शनल है, सी 4 पर भी आ सकता है 5 पर भी, ऑप्शनल नहीं बताना, हमने मस्ट बी ट्रू बताना है। द बैंड विजिट बी सेकंड, यस ये मस्ट है, क्योंकि आप बी को यहां से इधर नहीं ला सकते, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। द बैंड विजिट्स ई 4th, ई 4th पे भी आ सकता है 5 पर भी, ये भी ऑप्शनल है। Suppose the 3 consecutive stops on the tour are Boston, Detroit and Winston respectively. When can Albany be visited? 3 consecutive stops are B, D and E. उसने कहा कि ये हैं 3। अब कंडीशंस को देखें, कंडीशन हमारे पास ये है कि B के बाद D और E, फिर A, D और C एट 2 नॉट अलाउड। ये कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2 और ये कंडीशन नंबर 3। अब बी डी ई, तो कंडीशन नंबर 2 को देखें आप कि डी से पहले एक शहर खाली था जहां पर किसी ने आना था, वहां बी आ गया, उसके बाद ए आएगा, इसका मतलब है यहां पर ए आ गया। इस कंडीशन के मुताबिक डी और ए के दरमियान एक शहर आता है जो कि बी आ गया, तो अब ये 4 बन गए। अब अगर आप इन्हें अरेंज करें, देखें 1 2 3 4 एंड 5, तो इनकी पोजीशनिंग क्या हो सकती है, या तो इनको आप यूं रख सकते हैं या फिर आप इसको यूं रख सकते हैं, यहां सी ले ए बी डी और ई, ये 2 पॉसिबिलिटीज हैं, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि चारों का एक सीक्वेंस बन गया। तो वो सीक्वेंस या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। अब हम देखते हैं ऑप्शन ए के बारे में क्या है, फर्स्ट और सेकंड, यस या तो ये फर्स्ट पर है या ए सेकंड पर है, और यही इसका करेक्ट आंसर है। आप इसे नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि 4 का सीक्वेंस है, ये ज्यादा से ज्यादा एक प्लेस इधर जा सकता था, उससे ये 2 पर आ जाता है, तो 1 और 2 ही पॉसिबल है। फर्स्ट और फिफ्थ पे नहीं हो सकता, सेकंड और थर्ड पे नहीं है, थर्ड फिफ्थ ये सारे गलत हैं, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड पर ए आ सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। In a new office layout plan,
5 departments, sales, marketing, HR, IT, and design, need to be allocated to 5 different rooms. The following rules apply. Sales must not be adjacent to marketing. तो हम कहेंगे कि इसकी कंडीशन क्या होगी कि S प्लस M साथ साथ नहीं होंगे, पहली कंडीशन। HR must be next to IT. HR और IT, H और I ये इकट्ठे होंगे। I पहले भी आ सकता है, बाद में भी। Design must not be next to IT. थर्ड कंडीशन है डिजाइन और आई इकट्ठे नहीं हो सकते। और फोर्थ कंडीशन है कि सेल्स कैन ओनली बी इन रूम 1 और 5, कि सेल्स जो है वो 1 और 5 में हो सकता है। ये 4 कंडीशंस हैं। इफ सेल्स इज प्लेस्ड इन रूम 1, ठीक है, आप पहले इनको नंबरिंग कर लें। रूम 5, अब सेल्स को आप ले आए नंबर 1 में। अब हमारे पास ये कंडीशन है। अब देखें सेल के साथ मार्केटिंग नहीं आ सकता, ठीक है, मार्केटिंग 2 पर नहीं आएगा। 3, 4, 5 में से देखते हैं कि कहाँ इसकी पोजीशन हो सकती है। तो अब देखें HR और IT, अब ये इन दोनों ने इकट्ठे आना है, तो या तो ये यहाँ पर आएंगे या फिर ये यहाँ आएंगे। इन दोनों में से कोई एक पोजीशन ऐसी है जिसमें इन्होंने आना है। अब H और I तो इकट्ठे हो नहीं सकते, तो अब M यहाँ आ नहीं सकता, तो लाजमी तौर पर यहाँ पर D आएगा। अब M के लिए या तो थर्ड पर आ सकता है, कब, जब हम H और I को 4 और 5 पर रख दें, M यहाँ आ जाएगा। और इसके लिए देखें कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि M यहाँ पे ना आए, या फिर M जो है वो 5 पर आएगा अगर हम H को इधर रख दें और I को इधर रख दें, क्योंकि D और I ने भी इकट्ठे नहीं आना, तो I 3 पर नहीं आएगा, यहाँ फिर हम H को रखेंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन क्या है, मोस्ट लाइकली, यानी कि ऑप्शनल पूछा जा रहा है आपसे, मस्ट नहीं पूछा जा रहा। तो वो 3 पे भी आ सकता है, 5 पर भी। ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ 3 मौजूद है, 5 नहीं है। तो यही इसका करेक्ट आंसर है कि मार्केटिंग एज प्लेस थर्ड। Which of the following cannot be true if HR is in room 4? रूम 1, 2, 3 और ये 4 and 5। HR रूम 4 में, यहाँ पर HR आ गया। अब क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू, कैन नॉट बी ट्रू, गलत बताना है हमने। IT इज इन रूम 5, देखें IT यहाँ पर आ भी सकती है लेकिन वो 3 में भी आ सकती है, इसलिए ये गलत है, कैन नॉट नहीं है, ये 5 में आ सकती है I। मार्केटिंग इज रूम 3, मार्केटिंग 3 पर भी आ सकती है, 5 पर भी आ सकती है। सिर्फ सेल्स के साथ रिस्ट्रिक्शन है उसकी, अगर सेल्स को हम 5 में रखते हैं, क्योंकि सेल्स जो है 1 और 5 में से किसी एक में आनी है, तो मार्केटिंग 1 पे चली जाएगी, पॉसिबल है। अगर 1 पर सेल को रख दें तो मार्केटिंग 5 पर अभी आ सकती है और 3 पर भी आ सकती है, तो इसलिए ये फिक्स नहीं है, ये भी ऑप्शनल है। और कैन नॉट बताना है, ये तो पॉसिबल है, ऑप्शनल ही सही लेकिन है पॉसिबल, तो हम तो कैन नॉट बताएंगे जो आ ही नहीं सकता। सेल्स इन रूम 1, रूम 1 में सेल आ सकती है क्योंकि 5 और 1 पर दोनों पर अलाउड है। डिजाइन इन रूम 5, अब रूम 5 डिजाइनिंग के लिए ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम यहाँ पर डिजाइनिंग फिक्स कर दें तो आई इधर आ जाएगा। डी अगर हम यहाँ रख दें इस कंडीशन के मुताबिक, इस ऑप्शन के मुताबिक डी को हमने 5 पे रखा, तो आई और IT और HR ने इकट्ठे आना था, ये आ गया। अब आपके पास बच गए 2, S और M, और वो इकट्ठे नहीं हो सकते, क्योंकि S को हम 1 पे रखेंगे तो M 2 पर आ जाएगा, ये इकट्ठे नहीं हो सकते, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो डिजाइनिंग को, D को आप 5 में नहीं रख सकते, कैन नॉट बी ट्रू, इसलिए यही इस क्वेश्चन का आंसर है। If IT and HR in room 3 and 2 respectively, which of the following must be true? क्योंकि रूम 1, 2, 3, 4 and 5।
अब वो कहता है आईटी जो है वो 3 में है, ये आ गई आईटी, और ह्यूमन रिसोर्स है 2 में। मस्ट बी ट्रू बताना है हमने। अब आप कंडीशंस को देखें। अब एस और एम ने इकट्ठे नहीं आना, और इसी तरह से डी और आई ने इकट्ठे नहीं होना। इसका मतलब है फोर्थ पोजीशन पे डी नहीं आएगा, डी यहां नहीं आ सकता, फोर्थ पोजीशन पे डी नहीं होगा। अब हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम डी को इधर कर दें, एस को इधर ले आए, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि एस और एम इकट्ठे हो जाएंगे, तो डी यहां से नहीं हिल सकता। डी लाजमी तौर पर 5 पर आएगा, क्योंकि अगर मैं इसे फर्स्ट पर लेकर जाऊंगा तो सेल्स को 5 पर लाना होगा, तो वो मार्केटिंग के साथ आ जाएगी, क्योंकि डी 4 पर नहीं आ सकता कंडीशन नंबर 3 के मुताबिक। तो इसका मतलब है यहां पर डी नहीं जा सकता, डी 5 पर ही रहेगा, और सेल्स ने लाजमी तौर पे 1 पे ही आना है फिर, तो एम लाजमन 4 पर आएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया मार्केटिंग इन रूम 4, ऑप्शन बी। इफ मार्केटिंग इज लोकेटेड इन रूम 2, 1 2 3 4 एंड 5, अब मार्केटिंग रखी गई 2 पर। ये हैं कंडीशंस। अब एस को देखेंगे वो 1 और 5 पर आता है, लेकिन एस और एम इकट्ठे नहीं हो सकते, तो एस अब 1 पर नहीं आएगा, एस 5 पर चला जाएगा। अब ऑप्शन देखें, एच आर इज रूम 3, पॉसिबल है कि आप एच और आर को इकट्ठा कर दें, तो इकट्ठे ही होना है इन्होंने, तो यहां पर पॉसिबल है कि एच आर 3 में आ जाए या 4 में आ जाए। डी तो 1 पर जाएगा, इसलिए ये ऑप्शनल है, मस्ट बी नहीं है। सेल्स इन रूम 5, यस, ये यहां से नहीं हट सकता, 5 पर सेल्स ही आएगा। जब एम को 2 पर रखेंगे तो एस 1 पर नहीं आ सकता, और एस सिर्फ 1 और 5 दोनों में से किसी एक जगह आना था। तो कंडीशन नंबर 1 के मुताबिक एस और एम तो इकट्ठे हो नहीं सकते, तो यहाँ पर एस नहीं आएगा, तो फिर उसे 5 पर ही जाना है। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।